इस मानवा की शुरुआत में हमारे एमसी को दिखाते हैं जो जमीन से अपनी मुंडी निकालते हुए कह रहे होते हैं, क्या मैंने इसे क्रॉस कर लिया। तभी वो जमीन से निकलते हुए कह रहा होता है, ये बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, क्या जो इसका ओरिजिनल ऑनर था उसने कुछ खाना नहीं खाया। तभी वो अपने बारे में बताते हुए कह रहा होता है, थोड़ी देर पहले मैं अपने कंप्यूटर में प्लांट क्रश ज़ॉम्बी सिंथेटिक वर्जन को डाउनलोड कर रहा था और जैसे ही डाउनलोड हो गया और मैंने इसके सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में खोला, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी ब्लैंक होगी और जब मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ तो मैं कहाँ हूँ। तभी वो रोते हुए कह रहा होता है, ये इसी वजह से हुआ होगा कि मैंने इसके पायरेटेड और मॉडिफाइड वर्जन को खेला था, इससे अच्छा मुझे इसके रियल वर्जन को सपोर्ट करना चाहिए था। तभी वो सामने देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे कुछ टूटी फूटी मेमोरीज याद आ रही हैं, जैसे कि मेरा नाम है ज़ेंग वाई और ये मेरी ग्रेव है। और अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था ये उसकी डेड बॉडी है जो बहुत ज़्यादा अकड़ गई है और मेरे यहाँ से आने से पहले ही वो टपक गया था। और अगर मैं थोड़ी देर पहले आता तो शायद से मैं ओरिजिनल ओनर से कनेक्ट कर पाता। तभी वो अपने कपड़े साफ करते हुए कह रहा होता है, वैसे भी ये मेरा बैड लक है तो चलो इस होल को जल्दी भर देते हैं। और तभी एकदम से उसके सामने सिस्टम विंडो आती है। ये देखने के बाद वो क्या होता है, प्रोबेबली ये ट्रांसमाइग्रेटिंग सिस्टम होगा। तभी वो कुछ देखने के बाद शॉक हो जाता है और हमें दिखाते हैं जो उस सिस्टम का इंटरफेस होता है वो पूरा प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी गेम जैसा होता है। और ये देखने के बाद हमारा एमसी सोच रहा होता है, इस इंटरफेस के साथ क्या गलत है और इस मैनर से तो मैं खाली 24 प्लांट को नहीं स्क्वाड्स में लगा सकता हूँ और मुझसे ऐसा मत। तभी प्लांट्स के बारे में जानने के लिए वो प्लांट इलस्ट्रेशन हैंडबुक को खोलता है और हमें दिखाते हैं उसके अंदर प्लांट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर को देख रहा होता है और हमें उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर तुम्हें इसे लगाना है तो तुम्हें एक स्पिरिट क्यूआई चाहिए होगी और ये पर डे तुम्हें एक स्पिरिट क्यूआई देगी। और अगर तुम इसे लेवल 1 पे अपग्रेड करोगे तो ये इवॉल्व होकर स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन बदल जाएंगे और इसके बाद ये तुम्हें 2 स्पिरिट क्यूआई पर डे देगा। और एक और चीज़, जो इसकी एक स्पिरिट क्यूआई की एनर्जी होगी वो तुम्हारे फर्स्ट लेवल के क्यूआई वॉरियर जितनी होगी। ये देखने के बाद ज़ेंग अपने मन में सोच रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कल्टीवेटर्स के वर्ल्ड में आ गया हूँ और जो सनफ्लावर है वो बदल गया स्पिरिचुअल सनफ्लावर में जो रोज स्पिरिचुअल एनर्जी देगा। तभी वो मटर यानी पीस को देखते हुए कह रहा होता है, इनका भी नाम चेंज हो गया है और इनका नाम बदल के हुआ होता है बीन ब्रदर्स। तभी हम इनके बारे में बताते हैं जो इनका एक अटैक होगा वो एक क्यूआई लेवल के फर्स्ट वॉरियर जितना पावरफुल होगा और अगर तुम इसे अपग्रेड करोगे तो ये बीन ब्रदर ट्विन में बदल जाएंगे जो एक ही बार में दो अटैक लॉन्च कर सकता है। ये देखने के बाद ज़ेंग अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ तो प्लांट्स भी अपग्रेड हो रहे हैं तो क्या बाद में इवॉल्व होकर ये एम्परर बन जाएंगे। तभी वो वापस सोच रहा होता है, ये वर्ल्ड है कल्टीवेटर्स यानी इमोर्टल्स का, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बाद में अर्थ पे जा पाऊँ जब मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाऊँ। और जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनके लिए जो सबसे प्रीसियस रिसोर्स है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन मेरे पे तो मैनर पड़ा है जो मुझे रोज स्पिरिट क्यूआई देगा ही जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और जब बाद में मेरे स्पिरिचुअल सनफ्लावर ग्रो हो जाएंगे तभी वो हंसते हुए कह रहे होते हैं, क्या किस्मत है। और थोड़े दिनों बाद मुझे 55 स्पिरिट क्यूआई रोज देंगे। तभी ये कहते हुए वो प्लांट को प्लांट कर देते हैं। तभी उसे पीछे से कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आ रही होती है। ये देखने के बाद वो भागते हुए कह रहा होता है, कौन ही अच्छा पर्सन होगा जो रात को वाइल्डनेस में आएगा और वैसे भी मैं खुद को एक्सपोज होने दे नहीं सकता हूँ। तभी वो वापस वही गड्ढे में छुपते हुए कह रहा होता है, ये मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ गई है लेकिन मुझे पहले छुपने पे ध्यान देना चाहिए। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती है, इस मेरे भाई के लिए मुझे आखिरी बार ये करने दो। और हमें पीछे एक लड़की को दिखाते जो कह रहा होता है, तुम्हारा भाई ऑलरेडी मर गया है, जल्दी से इसे जला दो और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसे मॉडल का फेवर मिला है। तभी उसकी बहन रोते हुए कह रही होती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे भाई के कॉर्प को ऐसी रहन दो और वैसे भी तुम उसके बेस्ट फ्रेंड थे। ये देखने के बाद ज़ेंग अपने मन में सोच रहा होता है, शायद से मेरी छोटी बहन है और इसका नाम है ज़ेन क्विन। और जहाँ तक मुझे याद है इसके प्राइवेट स्कूल के पैसे देने के चक्कर में जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था वो माउंटेन्स पे मेडिसिन कलेक्ट करने जाता था और इसी चक्कर में वो मर गया। और जो ये दूसरा बंदा है इसका नाम है लिन हाओ और ये हम सब सेमी विलेज से हैं, लेकिन ये एक इमोर्टल सेक्टर में एडमिशन लेने में सक्सेसफुल हो गया और इसी चक्कर में जैसे ही मैं मर गया तो ये मेरी बहन का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती है, और मेरे भाई तुमने आज तक शादी नहीं करी और बीवी भी नहीं लाई ताकि तुम मेरा ख्याल रख पाओ। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम्हें आना हो वापस तो तुम रात में आ जाना, वैसे भी मैं गोश्त से डरती नहीं। जो मैंने सीक्रेटली तुम्हारे लिए लाइलन के कपड़े बनाए थे वो भी अभी आधे ही बने तो तुम्हें पहनने के लिए वापस आना ही होगा और मैं तुम्हारे बिना कैसे ही रहूंगी। ये देखने के बाद तो बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें एक सिल्वर टेल दिया था जिससे तुम्हारे 1 साल का खाना और सारे कपड़े आ जाते, लेकिन तुमने उससे इस चीज़ पे बर्बाद कर दिया और अगर तुम्हें मेरे से और पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे अच्छे से सर्व करना होगा। ये सुनने के बाद हमें ज़ेंग की बहन को दिखाते हैं जो उसके कवर में अपना सर पटक रही होती है। ये देखने के बाद लिन हाओ गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ते हुए कह रहा होता है, तूने ऑलरेडी मुझे खुद को बेच दिया है तो तू सुसाइड करने की कोशिश कैसे कर सकती है। ये कहते हुए उसे एक झापट मार के कोने फेंक देता है। तभी हमें ज़ेंग को दिखाते हैं जो जमीन से अपना हाथ निकालने के बाद उसके पैर पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारे इमॉर्टल बनने के बाद तुम कोई इंसान नहीं हो। तभी वो ऊपर निकलने के बाद कह रहा होता है, मेरी सिस्टर को बुली करना जब मैं यहाँ नहीं हूँ। तभी हमें लिन हाओ को दिखाते हैं जो ये दिखने के बाद डर के मार कह रहा होता है,
तुम तो मर गए थे। और जैंग की बहन खुश होते हुए कह रही होती है, ब्रदर तुम वापस आ गए। और हमें लिन हाओ को दिखाते जो डर के मारे कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो ऑलरेडी मर गए थे और मैंने तुम्हारे कॉर को भी देखा था। तभी वो किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए खुश होते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे समझ आ गया, जो तुम्हारी कॉप्स है उसमें जो यान क्यू आई थी वो डेसिपेट हुई नहीं, इसकी वजह से तुम ज़ॉम्बी में बदल गए। और अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे पास अभी इंटेलिजेंस है, और मैंने ऐसा सुना है अगर मैं तुम्हारी कॉप्स को रिफाइन कर लूँ आयरन कॉप्स में, उसके बाद जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तक इनविंसिबल हो जाओ। तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहे होते जो गॉड्स हैं वो भी मेरी मदद कर रहे हैं, तुम्हारी बहन और तुम मेरे लकी चार्म हो, जो तुम्हारी बहन है वो मेरी कॉक्यूपाइन बनेगी और जो तुम हो वो मेरे बॉडीगार्ड बनोगे। और वैसे भी हम दोनों को आधा साल हो गया नहीं मिले हुए, चलो फिर आज मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्डमैनशिप दिखाता हूँ। तभी हमें सांग की बहन को दिखाती जो लिन हाओ को पीछे पकड़ ली होती है और अपने भाई से कह रही होती है, भाई यहाँ से भाग जाओ। तभी लिन हाओ उसे मारते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा भाई ऑलरेडी मर गया है, मैं बस उसे ज़ॉम्बी को मारने जा रहा हूँ। और हमें जैंग को दिखाते जो गुस्से में कह रहा होता है, लिन हाओ ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब से तुमने मेरे फीस्ट को टेस्ट नहीं करा हो। तभी लिन हाओ हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हें पहले कल्टीवेट करना होगा। ये सुनने के बाद जैंग अपने मन में कह रहा होता है, वैसे भी ये सही कह रहा है क्योंकि ये आधे साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा, और जो मेरा मैनर सिस्टम है उसमें भी खाली मैंने स्पिरिचुअल सनफ्लावर को ही प्लांट करा है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं इसके वजह बीन ब्रदर्स को प्लांट करता क्योंकि इसके वजह से मैं कुछ अटैक कर पाता, लेकिन इतनी जल्दी गिव अप करने से कुछ ही नहीं होगा। वैसे भी मैंने इस बंदी की बॉडी को टेक ओवर कर लिया, तो जो इसकी विशेष है वो भी मुझे फुलफिल ही करनी होंगी। तभी मेन कैरेक्टर शांत होते हुए सोच वैसे भी मेरा सिस्टम इतना ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, इसमें पक्का कोई ट्रिक्स भी होगी। तभी हमें ज़ॉम्बी इलस्ट्रेशन हैंडबुक को दिखाते जिसे देखते हुए जैंग कह रहा होता है, अब ये क्या है। तभी जैसे जैंग उसे खोलता है उसके अंदर हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जिसे देखते हुए जैंग कह रहा होता है, पक्का ये मैं ही हूँ। तभी हमें वो ज़ॉम्बी की कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, ये एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी है जो अभी अभी एक मरे हुए पर्सन से ट्रांसफॉर्म हुआ है। और वैसे भी इस पर खाली एक ही चीज़ है कि इसे पेन से डर नहीं लगता और इस पर कोई एडवांटेज नहीं है। और जो स्किल्स है गाइस वो जब खुल जाएंगे मैं तभी बताऊंगा। तभी हमें लिन हाओ को दिखाते जो जैंग पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, मेरे लिए ओबिडेंट रहना। तभी जैंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी हूँ और ये तो पॉइंटलेस है लड़ना जब तक का मैं जल्दी से एडवांस ना कर लूँ। लेकिन मैं एडवांस कैसे करूँ, मुझे तो कंडीशन ही नहीं पता। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है शायद से ये ऐसे हो सकता है। और हमें दिखाते हैं वो जो सिस्टम विंडो होती है उसमें चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ज़ॉम्बी वो सनफ्लावर को खा लो। और हमें दिखाते जैसे ही वो ज़ॉम्बी सनफ्लावर को खाता है बाहर जो ली हाओ होता है उसका अटैक जैंग को लग जाता है। तभी जैसे वहाँ साथ से धुआं हटता है हमें दिखाते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर जैंग है उसे कुछ नहीं हुआ होता। ये देखने के बाद ली डरते हुए सोच रहा होता है, ये तो इम्पॉसिबल है, एक अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुए ज़ॉम्बी ने मेरे पूरे स्ट्रेंथ के अटैक को ब्लॉक कर लिया। तभी जैंग अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मुझे लगा ही था, जो प्लांट्स हैं वो ज़ॉम्बीज के खाने के लिए बने हैं और उनके खाने के बाद जितनी भी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सब ज़ॉम्बीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो अब ये भी मैं क्यूआई के फर्स्ट लेवल का ज़ॉम्बी बन गया। तब ये देखने के बाद ली हाओ डर जाता है और हमें जैंग को दिखाते जो कह रहा होता है, इमॉर्टल बनने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है ना ली हाओ, लेकिन तुम्हें आधा साल लगा था क्यूआई के फर्स्ट लेवल को रीच करने में, तो तुम मेरे डिफेंस का कैसे ही ब्रेक थ्रू करते। और अब ये मेरी बारी है। ये कहते हुए जैंग उसकी तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। तभी वो वापस कह रहा होता है, थोड़ी देर में तुम मेरे पास होगे। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ली हाओ मैं एक इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी हमें जैंग को दिखाते जो एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हमें पता चलता है जो ली हाओ है वो निपट चुका है। ये देखने के बाद जैंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इसे मानना नहीं चाहता था। और वैसे भी अर्थ में जब भी कोई लोग ज़ॉम्बी बन के किसी को डराते थे तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता था, किसी की भी डेथ। लेकिन ये एक बच्चा है, लेकिन कल्टिवेटर बनने के बाद तो इसका करेज जो है वो और भी कम हो गया है। अभी जैंग को सिस्टम का एकदम से मैसेज आता है कि एक डेड बॉडी डिटेक्ट हुई है और अपने आप ही कलेक्ट हो गई है। तभी हमें वो गेम के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे जो ली हाओ होता है वो भी ज़ॉम्बी बन के आ गया होता है। तभी जैंग को सिस्टम का एक और मैसेज आता है कि उसे एक नया ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी ऑब्टेन्ड हुआ है और जिसके एट्रीब्यूट है वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ये देखने के बाद जैंग खुश होते हुए कह रहा होता है, जो ज़ॉम्बी इलस्ट्रेशन हैंडबुक है ये अपने आप ही कॉप्स को क्या कलेक्ट कर पाती है, और अगर मैं गॉड्स और डीमंस के कॉप्स के पास चले गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तभी वो एक और चीज़ को देख रहा होता है कि जो ज़ॉम्बीज़ का एट्रीब्यूट है उसको वो अपने मेन ज़ॉम्बी में सिंक्रोनाइज कर सकता है। तभी वो जैसी ऐसी करता है हमें दिखाते हैं उसका ज़ॉम्बी अपग्रेड हो जाता है और जो उस पर एक एट्रीब्यूट होता है वो इंफीरियर वाटर स्पिरिट रूट का आ जाता है। उसकी कल्टीवेशन होती है वो क्यूआई रिफाइनिंग के ग्रेट परफेक्शन लेवल पे आ जाती है। ये देखने के बाद वो खुश होते हुए सोच रहा है, मेरी बॉडी है वो स्टिफ नहीं है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी फील हो रही है। और अगर ऐसी बात है तो जो मेरा सिस्टम है सिंपली वो इनविंसिबल है और मुझे किस टाइप का कल्टीवेशन करना चाहिए। तभी वो कह रहा होता है, सबसे पहले मुझे एक छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद प्लांट्स को लगाना होगा और उसके बाद मेरे ज़ॉम्बीज राइज होंगे। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो क्लिफ से नीचे उतर रहे होते हैं और जंग अपनी बहन से कह रहा होता है, जांग क्वीन तुम इतने धीरे क्यों चल रही हो, और वैसे भी आज रात तक हमें टाउन में पहुंचना है, उसके बाद हमें वहाँ सेटल डाउन भी होना है। तभी हम उसकी बहन को दिखाते जो रो रही होती है। ये देखने के बाद उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि वो बस एक फेक डेथ थी और मैं वापस आ चुका हूँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो। तभी उसकी बहन रोते हुए कह रही होती है, लेकिन तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं और पिया भी नहीं है और तुम अभी तक थके भी नहीं हो, मेरा भाई ऐसा नहीं था। तभी हमें जांग को दिखाते जो अपनी बहन को समझाते हुए कह रहा होता है, इसे डूबते हुए सूरज की आखिरी चमक कहते हैं और वैसे भी भगवान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी चमक को जारी रखने दिया
और अब मैं पहले से बेहतर हूँ। तभी अपने भाई के मुंह से ऐसी बहकी बहकी बातें सुनने के बाद उसकी बहन 3 कदम पीछे आ जाती है। तभी उसका भाई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुमने वापस 3 कदम पीछे ले लिए, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? तभी थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग हमें बता रहा होता है, जैसे ही मैंने लियाओ को निपटा दिया था उसके बाद मैं अपनी बहन को डराने नहीं चाहता था, इसलिए बस मैंने उससे ये कहा कि मैं बस एक फेक डेथ का प्लान कर रहा था, उसे बस टीज करने के लिए। तभी ये सुनने के बाद हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो उससे 5 कदम पीछे आने के बाद कह रही होती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जांग उससे कह रहा होता है, मैं किसी को भी हार्म नहीं करता हूँ, और जो ली हाउ है उसे एकदम से वॉशरूम लग गई, इसलिए वो वॉशरूम करने अपने सेक्टर में गया है। ये सुनने के बाद उसकी बहन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे उस ग्रैंडमा का नाम बताओ जब हम छोटे बच्चे थे, जो हमें स्टीम बन खिलाती थी। ये सुनने के बाद हमारा जांग कंफ्यूज होते हुए सोचा होता है शायद से वो आंटी थी। तभी वहाँ से भागते हुए कह रही होती है, वो थी ग्रैंडमा, तुमने गलत बताया। सुनने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो ऐसी कुछ मेमोरी याद नहीं आ रही। तभी उसकी बहन उससे वापस पूछ रही होती है, जो हमारे पड़ोस में ग्रैंडपा थे वो सुबह कितने बजे उठते थे? ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा नींद नहीं आती, तो शायद से 4:30। ये सुनने के बाद तो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुमने वापस गलत कहा, और उससे और सवाल पूछे जा रही होती है, जैसे तुम सबसे पहले इंजर्ड कहाँ हुए थे, तुम्हें कितने स्क्रैचेस आए थे, और प्लस बर्थडे में मैंने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया था। ये सुनने के बाद जांग की हालत खराब हो जाती है और तभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था यानी कि जांग, वो बहुत टाइम पहले ही मर चुका है। और अगर हम मॉडर्न मेडिकल्स के हिसाब से देखें तो जो इसकी ब्रेन सेल्स हैं वो पहले ही डेड हो चुके हैं, तो जो इसकी मेमोरीज हैं वो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते जो पेड़ के पीछे छुप के उसे रोते हुए देख रही होती है। तभी अपने मन में सोच रहा होता है, चलो फिर जो चीज़ मैंने इससे इनहेरिट करी है वो ये है। तभी हमें उसकी लाइफ की प्रीवियस मेमोरीज दिखाते हैं जो जांग अपने सिस्टम विंडो में देख रहा होता है, और हमें दिखाते हैं उसमें उसे एक मिशन मिला होता है जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था यानी कि जांग वाई। जब वो मर गया था तब वो अपनी बहन को अपने से दूर होने नहीं देना चाहता था। तो तुम्हें जांग वाई की बहन के लिए कोई अच्छी और स्टेबल जगह ढूंढनी होगी जहाँ तुम्हें उसे सेटल डाउन करना है, और इसके रिवॉर्ड के रूप में जो उसका ज़ॉम्बी होगा वो अपग्रेड होकर हेड गार्ड ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसके बाद वो आइटम्स भी इक्विप कर पाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इससे उसकी मेन बॉडी की भी एट्रीब्यूट्स बढ़ेंगे। तभी हम उसकी बहन को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती है, तुम मेरे से झूठ मत बोलो, मेरा भाई मर चुका है और मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे भाई की बॉडी के साथ मैस अप मत करो, मुझे बस उसे जलाने दो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है, जांग भाई तुम बहुत ज़्यादा लकी थे, तुम्हारे पास इतनी अच्छी सिस्टर थी। तभी अपनी सिस्टर से कह रहा होता है, तुम्हारा भाई अब नहीं है जिंदा और मैं कोई और हूँ। ये सुनने के बाद उसकी बहन शॉक हो जाती है। तभी वो वापस कह रहा होता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरे लिए एक टास्क छोड़ा था कि मुझे तुम्हें हमेशा खुश रखना है। ये सुनने के बाद उसकी बहन उस रोते हुए उससे गले लगाते हुए कह रही होती है, मुझे भी मेरे भाई के पास जाना है, मुझे उसे देखना है। रीजंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सही में मर गया हूँ और लिन हाउ की बॉडी की वजह से मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल और मेरी बॉडी थोड़ी वार्म है, लेकिन मुझे कभी थकावट नहीं लगती, मुझे भूख भी नहीं लगती और मुझे नींद भी नहीं आती, और मैं भी रोना चाहता हूँ लेकिन रो नहीं पा रहा हूँ। तभी वो वापस सोच रहा होता है, जो मेरा हेड गार्ड है क्या वो मर जाएगा, और जो मेरे इमोशंस है क्या धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाएंगे, और क्या मैं अर्थ में रिटर्न होने के बाद भी क्या जो मैं था मैं वही रहूँगा। तभी जांग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, जान क्वीन ने नॉइस करनी बंद कर दी जब उसे उसके आंसर्स मिल गए। तभी हमें विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग कह रहा होता है, मैं अपने ओरिजिनल विलेज में नहीं जा सकता क्योंकि जो मेरा हाउस है वो लिन हाउ द्वारा पूरा खाली करा दिया गया था, और जो विलेजर्स है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अजीब सी बात होगी कि जो लिन वाई है वो वापस जिंदा हो गया है, और मैंने अपनी क्यूआई ज़ॉम्बी की मदद से एक दीवार को एक ही पंच में तोड़ दिया, और खाली 2 ही सेकंड लगे विलेज चीफ को ये बिलीव करने में कि मैं एक इमॉर्टल कल्टिवेटर हूँ। लेकिन मुझे उस दीवार को वापस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और हमें एक सीन भी दिखाते हैं जहाँ पे ली वापस वो वॉल बना रहा होता है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग कह रहा होता है, जो लिन हाउस से हमें जितना भी पैसा मिला था वो हमने विलेज चीफ को दे दिया, और उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो जो मेरी छोटी बहन है उसे अडॉप्ट कर लेंगे। और हमें एक सेरेमनी भी दिखाते हैं जहाँ पे जो विलेज चीफ होता है उसने जो जांग की छोटी बहन है उसे अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट कर लिया होता है। तभी हमें जांग और उस बुड्ढे को दिखाते हैं जो बुड्ढा कह रहा होता है, इमॉर्टल, ये अनएक्सपेक्टेबल है। तभी हमें जांग को दिखाते हुए कह रहे होते हैं ये एक्सेप्टेबल है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग की बहन सो रही होती है, जांग उसे देखते हुए सोच रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, और वैसे भी जो मैंने तुम्हारे भाई को प्रॉमिस करा था वो मैंने पूरा कर दिया, और जो इमॉर्टल बनने का पाथ है वो बहुत लंबा है, और जब मैं फेमस हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तभी हमें जाएंगे ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो अपग्रेड हो गया होता है, और उसमें एक नया फीचर आया होता है इक्विपमेंट स्लॉट करके, जहाँ वो अपने वेपन्स को रख सकता है और अपने ज़ॉम्बी को भी दे सकता है। तभी वो लिन हाउ के स्वॉर्ड अपने ज़ॉम्बी को देखते हुए कह रहा होता है, फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है तो इसे यही दे देते हैं। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा हूँ, पिछले 6 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इस बार मैंने बहुत चीज़ें पाई हैं। तभी अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए कह रहा होता है, जो मेरी पुरानी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसकी मदद से मैंने 30 सनफ्लावर को ग्रो करा है, और आज 7वें दिन मेरे पास 32 स्पिरिचुअल एनर्जी हो चुकी है। चलो फिर ये टाइम आ गया है प्लांट्स को प्लांट करने का।
तभी वो प्लांट्स को प्लान करते हुए कह रहे होते हैं मुझे और प्लांट्स को भी ग्रो करना चाहिए, जिससे जो मेरी एबिलिटी होगी अटैक और डिफेंस की वो सब बढ़ेगी और जो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तभी वो प्लांट्स करते हुए कह रहा होता है सबसे पहले जो 2 रोज़ हैं उनमें मैं बीन ब्रदर्स को प्लांट करूंगा, उसके बाद 1 रो में मैं नट्स को प्लांट करूंगा और बची हुई रो में 4 ड्रॉप विंटर मेलन्स को ग्रो करूंगा। इसके साथ 2 स्वीट पोटैटो माइन्स भी होंगी और आखिरी में आयरन वाटरमेलन के साथ इसे ख़त्म करते हैं। और आखिरी में इन सबको मिलाने के बाद मेरे पास 5 तरीके के प्लांट्स हैं। अभी मेरे पास 3 स्प्रिट क्यूए बची हुई है जिससे मैं सनफ्लावर को प्लांट कर सकता हूँ। और जब मैं सनफ्लावर को प्लांट करता हूँ मेरे ज़ॉम्बी उन्हें खाने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊँ तो मुझे रोज़ 31 स्पिरिट क्यूए मिलती है, जिसकी तुम अटैक पावर देखो तो वो फर्स्ट लेवल की क्यूए रिफाइनिंग वॉरियर से 12 गुना ज़्यादा होगी। और ये मुझे मिलती है बीन ब्रदर्स की वजह से। और नट्स की मदद से मैं किसी भी 5th लेवल के क्यूए रिफाइनिंग वॉरियर के 6 अटैक को रोक सकता हूँ। और इसके साथ ड्वार्फ विंटर मेलन की वजह से मैं 4 ऐसे अटैक कर सकता हूँ जिसकी जो स्ट्रेंथ होगी और डैमेज होगा वो 5th लेवल के क्यूए वॉरियर जितना होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। चलो फिर जो लिनहाओ का बचा हुआ मिशन था उसे पूरा करते हैं। तभी अपनी सिस्टम विंडो में स्वाइप करते हुए कह रहे होते हैं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त, तेरे मरने के बाद जो तेरे मिशंस है उनका रिवर्थ हुआ है। तभी हमें वो मिशन दिखाते हैं जो दिखने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो वो मिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो उनमें पहला ही मिशन होता है वो होता है ज़ेंग वाई और उसकी बहन को परेशान करना। और जो दूसरा मिशन होता है उसमें होता है उसे अपने ग्रास ब्रांचेस को अपने सेट में वापस ले जाना है। तीसरे मिशन में होता है उसे अपनी सीनियर सिस्टर के साथ हमेशा रहना है। चौथा मिशन ही होता है उसे अपनी दूसरी सीनियर सिस्टर के साथ भी हमेशा रहना है। 5वां मिशन ही होता है उसे अपनी तीसरी सीनियर सिस्टर के साथ भी, भाई इसको कितनी सीनियर सिस्टर चाहिए। और जो 6th मिशन होता है वो होता है कि उसे अपनी सीनियर सिस्टर लिन को सजेस्ट करना है कि उन्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। और जो 7वां मिशन होता है वो होता है कि उसे ज़ॉम्बी टाइड का सामना कभी भी नहीं करना। के बाद जंग अपने मन में सोचा होता है ज़ॉम्बी टाइड ये क्या होता है, इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चलो इसे छोड़ो फिलहाल, पहले मुझे जेड स्पिरिट सेक्ट में जाना होगा और फिर उसके बाद मैं अपने आगे के प्लान बनाऊंगा। जांग एक स्क्रोल को देखते हुए कह रहे होते हैं शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा चमक रहा है, शायद से सेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तभी वो एक डायरेक्शन की तरफ वो स्क्रोल करते हुए कह रहा होता है यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, शायद मुझे यहीं जाना चाहिए। तभी वो लिनहाओ की बॉडी में स्विच करते हुए कह रहा होता है चलो फिर लिनहाओ की बॉडी में आने के बाद आगे देखते हैं क्या है। जैसे वो थोड़ा आगे जाता है हमें दिखाते हैं कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी डैमिट यहाँ पे 2 हेडेड वुल्फ हाउंड्स हैं और इन्हें मारना तो इम्पॉसिबल है। तभी जैंग अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदे कौन है। तभी हमें नीचे 2 लड़कियों को दिखाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हाउंड्स ने घेरा हुआ होता है और उसमें से एक कह रही होती है एरिया थोड़ी देर रुक जाओ। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है। तभी हमें गोल्डन हेयर वाली लड़की को दिखाते हैं जो कह रही होती है मेरी भी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म ही हो गई है और मैं खाली अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को 3 ही बार और यूज़ कर सकती हूँ। तभी दूसरी लड़की उससे कह रही होती है तुम्हें थोड़ी देर इन्हें होल्ड करना होगा, जो हमारा मार्शल ब्रदर है वो थोड़ी देर में हम यहाँ आके हमें बचा लेगा। ये सुनने के बाद जंग अपने मन में सोचा होता है एरिया ये तो लिनहाओ की सीनियर सिस्टर है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इनकी मदद से मैं इन मॉन्स्टर से आराम से डील कर पाऊंगा। तभी वो झाड़ियों से बाहर निकलने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है सीनियर सिस्टर मैं आपकी मदद करने के लिए आने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है मदद आ गई। तभी हमें जांग को दिखाते हैं जिसके सामने एकदम से सिस्टम विंडो का एक मैसेज आता है कि एक यहाँ पे प्लांट्स के लिए कुछ मटेरियल डिटेक्ट हुए हैं जिसकी मदद से तुम इन्हें इवॉल्व कर सकते हो, तो क्या तुम इन्हें कलेक्ट करना चाहोगे। तभी जांग देखने के बाद जांग झाड़ियों के पीछे छुपते हुए कह रहा होता है सीनियर सिस्टर 2 मिनट रुको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ। और पीछे से हमें उसकी सीनियर सिस्टर दिखाते हैं जो उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुम हमारे पास ट्रिक्स प्ले कर रहे हो, हम तुम्हें मार देंगे। तभी जांग अपने सिस्टम विंडो में देख रहा होता है जिसमें मैसेज आ रखा होता है क्या तुम इस मॉन्स्टर को अपने प्लांट को एब्जॉर्ब कराना चाहते हो। ये दिखने के बाद जांग उसे एब्जॉर्ब कराता है और हमें दिखाते हैं उसकी इवॉल्विंग प्रोसेस और वो इवॉल्व होने के बाद बन जाते हैं स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन हेड और जो इसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो डबल हो चुकी है। ये देखने के बाद जांग बिल्कुल खुश होते हुए कह रहा होता है मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा। तभी वो वापस अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है 2 हेडेड वुल्फ हाउंड और स्पिरिचुअल सनफ्लावर को मिक्स करने के बाद ये स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन में बदल गई। तभी वो सामने वुल्फ हाउंड को काउंट कर रहा होता है 2 वुल्फ हाउंड मर गए और 6 भी जिंदा हैं और अगर इन सबको मैं अपने प्लांट्स को अब्जॉर्ब कराऊँ तो जो उनकी प्रोडक्शन करने की एफिशिएंसी होगी वो डबल हो जाएगी। तभी वो आगे भागते हुए कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं मैं आ रहा हूँ। तभी वो वुल्फ हाउंड्स को मार रहा होता है, पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है जूनियर ब्रदर लिन ध्यान से। तभी हमें लिन को दिखाते जो एक मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद कह रहा होता है जरा मेरे चोक को तो देखो और हमें मॉन्स्टर को दिखाते जो बेहोश हो गया होता है। तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर से पूछ रहा होता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी को ले लूँ। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है तुम्हें देख कैसा लग रहा है, तुम्हें इनकी ज़रूरत है, चलो फिर तुम इन्हें ले लो। तभी वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है आपको और मॉन्स्टर्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इन सबको मैं संभाल लूँगा। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है लिन हाओ थोड़ा सेफ रहना। तभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं लिन हाओ के साथ आज कुछ ना कुछ तो दिक्कत है क्योंकि जो इसके स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। तभी वो वापस कह रही होती है आज लिन हाओ बिना डरे मॉन्स्टर से लड़ रहा है और यहाँ तक कि वो चिल्ला भी नहीं रहा।
ये सुनने के बाद वो गोल्डन हेयर वाली बंदी कह रही होती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो सीनियर सिस्टर, वो हमारे लिए ऐसी ब्लडी फाइट लड़ रहा है, और वैसे भी आज तक मैंने उसे बहुत बुरा बुरा कहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ऐसे क्रिटिकल लाइफ एंड डेथ मूवमेंट पे वो हमारी मदद कर रहे हैं, और जितने भी मार्शल ब्रदर्स होते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं अगर वो होते हैं। तभी वो वापस सोच रही होती है, जूनियर ब्रदर लिन तुम ऐसा कर सकते हो, और अगर हम सेफली सेट में पहुंच गए तो मैं तुम्हें वो चीज़ प्रॉमिस करूंगी। तभी हमें लिन का सीन दिखाते जो मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहा होता है, बढ़िया, मेरे पे नॉर्मल क्यूए रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल वॉरियर से 12 गुना ज़्यादा पावर है, इसलिए मैं इन मॉन्स्टर्स को एक ही पंच पे मार दे रहा हूँ। तभी वो एक मॉन्स्टर को मारने के बाद उड़ाते हुए कह रहा होता है, बढ़िया, ये मेरा 9वां किल था और अब हम इसे एक दिन कह सकते हैं। तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है, चलो फिर वापस सेक्ट में चलते हैं, और हमें उसकी सीनियर सिस्टर को दिखाते जिनके से शॉकिंग रिएक्शन देखने के बाद वो कह रहा होता है, क्या हुआ, यहाँ पे और मॉन्स्टर्स हैं क्या, और हमें उसकी सीनियर सिस्टर को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या ये वही लेना हुआ है। तभी दूसरी वाली कह रही होती है, तुम्हें और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी सीनियर ब्रदर आएंगे और वो हमारी मदद करेंगे। ये सुनने के बाद जंग अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और कल्टिवेटर्स इतने वायलेंट नहीं होते क्या, और या फिर इन्हें ब्रीथ की वजह से पता चलता है अपने कॉन्ग्रेट के बारे में, या फिर मैंने कोई सेक्ट की तकनीक का यूज़ ही नहीं करा, इसकी वजह से इन्हें पता चला। मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि मैंने टाइम ट्रैवल करा है, और अगर इन्हें इस बारे में पता है तो मुझे इन्हें मानना होगा। लेकिन नोल्स में तो मैंने ऐसा देखा है जो मेन कैरेक्टर होता है वो इनोसेंट पीपल को मारता ही नहीं है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उससे कह रही होती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था इन मॉन्स्टर्स के तुम्हें दोनों सरों से डील करना पड़ता है, वरना तुम इससे मर जाओगे। और हमें जांग को दिखाते हैं जिसके एक हाथ को वही मॉन्स्टर ने काटा होता है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो ऐसा लगा कि ये मेरे डिफेंस का ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है मुझे तो पेन ही फील नहीं होता, इसका मतलब मुझे प्लेजर भी फील नहीं होगा। तभी हमें ऑथर एक नोट की मदद से बता रहा होता है, अब ये एक ज़ॉम्बी है तो इसे कोई पेन फील नहीं होगा, हावेवर इसे अब कोई प्लेजर भी फील नहीं होगा। तभी जंग रोते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मॉर्टल बनने के लिए बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, और इसके लिए तुम्हें सारी मोहमाया का भी त्याग करना पड़ता है, और ये मेरा एक स्टेप आगे है उसकी तरफ, इसलिए बहुत ज़्यादा ओके है। तभी पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, लिन हाओ क्या तुम ठीक हो। तभी वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, चलो फिर उस कुत्ते के कॉप्स को ठिकाने लगाते हैं। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, वैसे भी तुम्हारे वॉर की लूट है, इसलिए जल्दी से इसे अपने स्टोरेज बैग में डाल लो, वरना इससे जो पावरफुल फिरोसिस बीस्ट है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद दूसरी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, हाँ, और यहाँ के जो बीस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये देखने के बाद जंग अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है, सबसे पहले मुझे इन्हें मैनर में लगाना होगा, और वो जैसे उन्हें मैनर में लगाता है उसके बहुत ज़्यादा सनफ्लावर इवॉल्व हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो खुश होते हुए कह रहा होता है, चलो फिर मुझे इसी एरिया से 9 स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी रोज, और क्या इनके कोई रिलेटिव भी हैं। तभी पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर उन्हें बुला रही होती है। ये देखने के बाद वो अपनी सीनियर सिस्टर से पूछ रहा होता है, क्या तुम अपने सेक्ट में नहीं जा रही हो। तभी उसकी सीनियर सिस्टर शर्माते हुए कह रही होती है, तो मैं सच बताएंगे हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, और इसी चक्कर में हमारे जो एलेक्जर हैं वो भी सारे खत्म हो गए, और मुझे थोड़ी भूख लग रही है। तभी उसकी दूसरी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, जो वो बीस्ट थे उनकी जो कल्टिवेशन लेवल थी वो क्यूए रिफाइनिंग लेवल की थी, इसका मतलब जो उनका मीट होगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो क्या तुम उन्हें हमें दे सकते हो। ये सुनने के बाद उनके मुंह पे मना कर देते हैं। तभी वो वापस उससे कह रहे होते हैं, हमें बस अपना पेट भरने लायक चाहिए। तभी उन्हें मना करते हुए कह रहा होता है, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर अपना स्टोरेज बैग निकालते हुए कह रही होती है, चलो ठीक है, वैसे भी मैं पहले सीनियर ब्रदर के साथ एक थर्ड लेयर के बियर मॉन्स्टर को मारने गई थी, चलो फिर इसे हम तुम्हारी वेलकम पार्टी के तौर पे खाएंगे। तभी वो बियर मॉन्स्टर निकालते हुए कह रही होती है, मुझे इसका थोड़ा सा हिस्सा मिला था, लेकिन हमारे पेट भरने के लिए बहुत है। ये देखने के बाद जंग अपने मन में सोच रहा होता है, यह स्टोरेज बैग ये लिन हाउ पे भी था, लेकिन उसे पता ही नहीं था इसे कैसे खोलते। तभी उसके सामने एकदम से सिस्टम विंडो का मैसेज आता है कि यहाँ पे प्लांट के लिए एक मटेरियल डिटेक्ट हुआ है, क्या तुम इसे कलेक्ट करना चाहते हो। तभी हम बियर मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो गायब हो जाता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या हुआ, वो बियर मॉन्स्टर कहाँ गया। तभी वो लिन पे गुस्सा करते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्रदर तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहे हो। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे हैंड तो बहुत ज़्यादा क्विक है, सीनियर सिस्टर मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तभी एकदम से वो सब शॉक हो जाता है और हमें दिखाते हैं, यहाँ पे नीचे से एक ज़ॉम्बी का हाथ निकल रहा होता है। ये देखने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी टाइड आ रही है, यहाँ से जल्दी भागो और जो सेक्ट है वहाँ के गैदरिंग प्लेस पे जाओ, और हमें जल्दी से जल्दी ये फॉर्मेशन से बाहर निकलना होगा अगर हमें सर्वाइव करना है। तभी हमें जांग को दिखाते जो ऊपर देख रहा होता है, हमें ऊपर एक बच्ची को दिखाते जो हवा में उड़ रही होती है, और जांग उसे देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदी। तभी अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है, बहुत ज़्यादा कूल है। तभी हमें वो लड़की को दिखाते जो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाती है, और जांग अपने मन में सोच रहा होता है वो कहाँ की। तभी हमें उसके सीनियर सिस्टर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसी बेकार सी जगह पे नहीं मर सकते, एक ज़ॉम्बी टाइड में। तभी हम एक ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो उसकी सीनियर सिस्टर का एक पैर पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जांग दौड़ते हुए कह रहा होता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बचा लूंगा। तभी अपने सिस्टम विंडो में कह रहा होता है, जल्दी से उस बियर और ब्रीदर को मिक्स करो, और हमें उसका सिंथेसिस करके एक नया मॉन्स्टर दिखाते हैं। ये देखने के बाद जांग गुस्सा करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, वो बियर इनकम्प्लीट था, इसलिए जो फुल ट्रांसफॉर्मेशन था वो हुआ नहीं। तभी हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो उसकी सीनियर सिस्टर पर अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद जांग गुस्सा करते हुए अपना नया अटैक यूज़ करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बियर। तभी वो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी अभी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं एक 3000 ईयर ओल्ड ट्री को बीच में से तोड़ सकूं। तभी हमें वो ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो उसके सीनियर सिस्टर का पैर पकड़ने का उसे हवा में फेंक देता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं अभी स्काई में हूँ, मुझे बचाओ।
जाओ। तभी हमें जांग को दिखाते हैं जो नीचे आने के बाद सीधे उसके कैच कर लेता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लेन आओ अपने पीछे देखो, और हमें पीछे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज दिखाते हैं। ये देखने के बाद जांग भागते हुए कह रहा होता है, जल्दी यहाँ से भागो, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हम इस जगह का ब्रेक थ्रू कर सके। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कांपते हुए कह रही होती है, हम कहाँ जाएं, और अगर हम गलती से इस ज़ॉम्बी टाइड के बीच में आ गए तो। तभी उसकी दूसरी सीनियर सिस्टर ये डायरेक्शन पता है जहाँ से हम यहाँ से निकल सकते हैं और जहाँ पे ज़ॉम्बी के ट्रेसेस भी नहीं है। ये सुनने के बाद जांग खुश होते हुए कह रहे होते हैं, चलो फिर हम वहीं से चलेंगे। तभी हमें रास्ते का सीन दिखाते हैं जहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी जांग उनमें से एक को मारते हुए कह रहे होते हैं, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। तभी वो दूसरे ज़ॉम्बी की नाक में उंगली डालते हुए कह रहे होते हैं, तू कहाँ देख रहा है। तभी वो एक ज़ॉम्बी के पेट में लात मारते हुए कह रहे होते हैं, तुझे क्या खाना है। तभी वो एक ज़ॉम्बी के भिलों में लात मारते हुए कह रहे होते हैं, तू कहाँ भाग रहा है, तू मेरे से बच नहीं सकता। तभी हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा थक गई होती है और वो पीछे से खुश होते हुए कह रहा होता है, इनसे बच के निकलना तो एक पीस ऑफ केक था, मुझे तो कुछ डैमेज भी नहीं आया। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसे शर्माते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्रदर लेन, तुमने बॉडी आर्ट रिफाइनिंग को प्रैक्टिस करा है। तभी दूसरी वाली भी कह रही होती है, तुम्हारी वजह से शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सर्वाइव कर पाए। तभी उसे चिपकते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्रदर तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि तुम भी बहुत ज़्यादा यंग हो, इसलिए जो तुम्हारा फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। तभी दूसरी उससे चिपकते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर ये कहना चाहती है कि हम किसी भी चीज़ से तुम्हें रिपे नहीं कर सकते, इसलिए। ये सुनने के बाद जांग डरते हुए सोच रहा होता है, ये अच्छा नहीं है, अगर मैं इन्हें ऐसी शो करते रहा कि मैं इतना पावरफुल हूँ तो इन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। तभी जांग एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, हाफते हुए कह रहा होता है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सीनियर सिस्टर, इसलिए मुझे नीचे बैठना होगा, और जो ईवल एनर्जी है वो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, इसलिए मुझे मेडिसिन चाहिए होंगी और ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। तो सीनियर सिस्टर मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर का मूड बन जाता है और वो कह रही होती है, अगर तुम्हें मुझे मना करना है तो सीधे सीधे कर दो। जांग लेटे हुए सोच रहा होता है, ये जो ट्रबल है, अगर मैं लिनहाओ की मेमोरीज में देखूँ तो ये जो ज़ॉम्बी टाइड है ये एक हेवनली लॉर्ड की वजह से आई है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और इसके स्टेटस के बारे में जो डिवीज़न है कल्टीवेशन रेलम में, जैसे मैं अभी क्यूआई में जा रहा हूँ ट्रेनिंग मेथड की वजह से, और फिलहाल मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जो मेरी कल्टीवेशन में मदद कर सके। अभी बगल से एक बंदा आते हुए कह रहा होता है, यहाँ देख के लग रहा है मेरी तो जूनियर सिस्टर है और तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम उन ज़ॉम्बीज से बच गई। ये देखने के बाद वो जूनियर सिस्टर खुश होते हुए कह रही होती है, ये तो सीनियर ब्रदर वांग है जो हमें बचाने के लिए आए हैं, और ये एक बहुत बड़े जीनियस है जिनकी जो कल्टीवेशन है वो है क्यूआई लेवल के 3rd स्टेज की। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये रीइंफोर्समेंट लेने नहीं गया था तो ये अकेले क्यों आ रहा है। लिन को देखने के बाद कह रहे होते हैं, जूनियर ब्रदर लिन तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन एक और बंदे को मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखने के बाद गोल्डन हेयर वाली लड़की डरते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप क्या कह रही हो। अभी वांग एक डेविल स्माइल के साथ कह रहा होता है, तुमने जितनी भी हर्बल मेडिसिन कलेक्ट करी है वो सब मेरे को दे दो रिश्वत के रूप में, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही मैं इनर सेक्ट में चले जाऊंगा और उसके बाद जो मेरे आउटर सेक्ट वाला स्टेटस है ये भी चला जाएगा। पागलों की तरह चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें इन 2 शब्दों का मतलब पता है। इनर डिसाइबल इसका मतलब है बेटर रिसोर्सेज, हाई लेवल की टेक्निक्स और अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से गाइडेंस। इसी तरीके से तुम कल्टिवेट कर पाओगे इमॉर्टल बनने तक। तभी उन दोनों के गर्दन पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे पास जितनी भी हर्बल मेडिसिन है वो अभी मुझे दो, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी कॉक्यूबाइन बना दूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों डरते हुए कही होती है, सीनियर ब्रदर हम हमेशा आपको एडमायर करते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो, और हमने इतनी हर्बल मेडिसिन कलेक्ट करी है जिससे हमारा टास्क पूरा हो पाए, और अगर हमने इस सेक्ट में नहीं दिया तो जो सेक्ट है वो हमें बाहर निकाल देगा। तभी मैं जांग को दिखाते जो कह जो ब्रेक थ्रू है वो मेरे दरवाजे तक आ गया। तभी अपने सिस्टम को बुलाते हुए कह रहे होते हैं, जल्दी से मुझे एक सनफ्लावर दो। तभी वो सनफ्लावर खा रहा होता है। ये दिखने के बाद पीछे वांग शॉक हो जाता है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी वो भी स्पिरिचुअल प्लांट से, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है और इतना हाई लेवल का, हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर इसके पास कहाँ से आया। तभी उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये मेरे को दे और ये मेरी शुरुआत होगी इनर सेक्टर में जाने की। तभी हमें एक फनी सीन दिखाते हैं, जांग से कह रहा होता है ये मेरे को दे। तभी जांग कह रहा होता है अगर तुझे भूख लगी तो एक बाइट ले ले। तभी उसको चिढ़ाते हुए वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है मैं तेरे को नहीं दे रहा, और वैसे भी ऐसे इडियट कहाँ से आ जाते हैं जो मुझे खाने के टाइम पे परेशान। वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है, अनबिलीवेबल सीनियर ब्रदर वांग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तभी दूसरी वाली कह रही होती है जो लेना हुआ है उसने हमें वापस बचाया और जो जिस डायरेक्शन में हो गया है वहाँ ज़ॉम्बी टाइट है। तभी दूसरी वाली कह रही होती है चलो फिर हम जल्दी सेक्ट में चलते हैं, वैसे भी लेना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो पक्का सर्वाइव कर लेगा। तभी हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ब्रदर वांग कह रहा होता है वो कहाँ गया। तभी पीछे वो ज़ॉम्बीज को देख रहा होता है और हमें पीछे जांग को दिखाते हैं जो उसकी तरफ आते हुए कह रहा होता है ओ इडियट तू कहाँ देख रहा है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हमें बता रहा होता है मुझे वापस जांग भाई की बॉडी में आना पड़ा क्योंकि जो सीनियर ब्रदर वांग है अगर मेरे नाव की बॉडी में होता तो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते, और जितने भी ये ज़ॉम्बीज हैं इन सबको ऐसा ही लग रहा है कि मैं इनमें से ही एक हूँ। सीनियर ब्रदर वांग का सीन दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड निकालने के बाद जेड स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है अगर ऐसी लाइट स्वॉर्ड मेरे पे भी होती तो मैं भी रात में चल लेता और मुझे भी कुछ डर नहीं लगता, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है इसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो कितना होगा। तभी उसको ऐसे फाइट करते हुए देखते हुए जांग कह रहा होता है ये कितना फ्यूरियस है। तभी हमें ब्रदर वांग का सीन दिखाते हैं जो सब मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहे होते हैं जूनियर ब्रदर लेन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप सेफ हो और जितने भी
ये zombies हैं, इन सबको मैं बीच में से फाड़ रहा हूं। और हमें जांग को दिखाते हैं जो जमीन में लेटने के बाद रोते हुए सोच रहा होता है। जो एक समझदार मैन होता है वो कभी भी इमीडिएट लॉस को सफ़र नहीं करता। और वैसे भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बस मेरे शरीर को यहाँ पे लेटे हुए अच्छा लग रहा है। और वैसे भी जो जांग वाई है मैंने उससे प्रॉमिस करा है कि मैं इसी फेस की वजह से उसे फेमस करूंगा, इसलिए मैं उसे यहाँ इंजर्ड नहीं होने दे सकता। अभी हमारे ब्रदर वांग का सीन दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है यहाँ पर कुछ तो गलत है। जो लिन हाओ है वो एकदम से गायब हो गया। तभी वो अपनी एक टेक्निक स्विफ्ट स्टेप का यूज़ करते हुए पेड़ पे चढ़ने के बाद सोच रहा होता है सबसे पहले ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम आराम से मूव कर पाओ और सब कुछ देख पाओ। और अगर ये भी काम नहीं करेगा तो मेरे पास विड्रॉल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तभी वो लिनहाओ पे गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं तू कमीने लिनहाओ, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तूने ओबीडियंटली वो प्लांट मेरे को नहीं दिया। अगर वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर मेरे को मिल गया और मैंने उसे सेक्ट में दे दिया तो मैं आराम से बिना कोई दिक्कत के एल्केमी पवेलियन में डायरेक्टली चले जाऊँ। और यहाँ तक कि अगर मैं वहाँ एक हैंडीमैन भी बन गया तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक ज़ॉम्बी टाइड से लड़ने से तो ये ज़्यादा अच्छा ही होगा। इसे एकदम से कुछ सेंस होता है और वो कह रहा होता है वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर यही है। और हमें जांग को दिखाते हैं जो स्पिरिचुअल सनफ्लावर लगाने की बात कह रहे होते हैं जो सबसे बड़ी डिफेंस है वही ऑफेंस है। और देखते हैं तो मेरे ब्रदर्स का सामना कैसे कर पाओगे। तभी वो जैसे वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर को प्लान करता है ये देखने के बाद वहाँ खुश होते हुए कह रहा होता है स्पिरिचुअल सनफ्लावर वहाँ पे। तभी वो वहाँ की तरफ साइड दौड़ते हुए कह रहा होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद से लिनहाओ डरपोक था या फिर वो मर गया। वैसे भी इस चीज़ को छोड़ो, अब ये सनफ्लावर मेरा है। तभी उसे उठाते हुए वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है अब ये मुझे मिल गया तो अब ये मेरा है। तभी उसके सामने एकदम से पेड़ आ जाता है, ये देखने के बाद तो खुद भी शौक हो जाता है। तभी वो पेड़ होता है वो सीधे उसके मुंह पे खींच के लगता है और हमें दिखाते हैं वो पेड़ जांग ने मारा होता है। और जांग पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो डिसेबल्स को अबेंडन कर देना, वो भी तब जब वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में हो, उनसे हमेशा झूठ बोलना और लास्ट में उन्हें बीस्ट के हाथों मरवाने की कोशिश करना। एक इंसान के शरीर में एक बीस्ट का दिल है और अगर तुम इमोर्टलिटी भी कल्टिवेट कर रहे हो उसके साथ तुम्हें अपने हार्ट को भी कल्टिवेट करना चाहिए। और जो मेरा लेक्चर है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तभी उससे वापस कह रहा होता है तुम हिल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें और सफ़र करना है। तभी हमें वांग को दिखाते हैं असल में वो टपक चुका होता है। ये देखने के बाद जांग डरते हुए कह रहा होता है ये मर गया। तभी जांग के सिस्टम विंडो में एक और मैसेज आता है कि एक डेड बॉडी डिटेक्ट करी गई है और उसे कलेक्ट भी कर लिया गया है। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है क्या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो ये सिस्टम है ये तो एक गॉडली स्किल सिस्टम है, वो भी उस बंदे के लिए जो एक मर्डरर हो, क्योंकि एक बॉडी को पूरा साफ कर देता है और जो इसके ट्रेसेस होते हैं वो भी नहीं बचते। तभी हमें वहाँ का स्टेटस दिखाते हैं जो इसमें जो उसका ज़ॉम्बी टाइप होता है वो ऑर्डिनरी होता है और जो उसका एट्रीब्यूट होता है वो तो इंफीरियर रेट का फायर स्पिरिट रूट। और जो उसकी कल्टीवेशन है वो तो आपको पता ही है 3rd लेवल की क्यों है। और जो इसके मिशन है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे पहला है उसे इनर सेक्ट में जाना है और जो दूसरा है उसे ज़ॉम्बी से सर्वाइव करना है और जिसका रिवॉर्ड है वो होगा एक न्यू प्लांट की स्पीसीज। ये देखने के बाद गुस्सा करते हुए कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है। जो सेकंड मिशन है वो तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मरा हुआ बंदा वापस कैसे मर सकता। तभी जंग वांग के स्टोरेज बैग निकालते हुए कह रहा होता है जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है ये स्टोरेज बैग। और जैसे ही जांग वो स्टोरेज बैग को खोलता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है स्पिरिचुअल स्टोन, जिन्हें देखने के बाद जांग कह रहा होता है इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी वीक है, इससे अच्छा तो मेरे सनफ्लावर का एक बाइट होता है। और उसे वहाँ एक मेंटल ट्रेनिंग बुक मिलती है जिसे देखने के बाद वो खुश हो जाता है। एक मिलता है उसे अगरबत्ती जैसी चीज़ जिसे सूंघते हुए वो कह रहा होता है इसकी स्मेल थोड़ी वियर्ड है। और हमें वहाँ बचे हुए बियर मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है इसे अपने प्लांट मॉन्स्टर में मिक्स करने के बाद जो मेरे बीन ब्रदर्स हैं वो कम्प्लीटली इवॉल्व हो जाएंगे। और हमें वहाँ वो हर्ब्स भी दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद वो कह रहा होता है अच्छा इससे मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। और उससे आखिरी में वहाँ एक मैप मिलता है। तभी उन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हुए कह रहा हूँ अभी मेरे पास इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ स्किल्स भी और यहाँ तक कि मैप भी है। और जो मेरी ज़ॉम्बी बॉडी है वो तो तुम्हें पता ही है, उसमें भूख लगती है ना ही नींद आती है। तो चलो फिर मैं तब तक अपने ज़ॉम्बी के साथ ब्लेंड और कल्टीवेट करूंगा जब तक का मैं उस पॉइंट में ना पहुंच जाऊँ जहाँ पे हेवनली लॉर्ड को खुद बाहर आना पड़े। मैप निकालते हुए सोच रहे होते हैं सबसे पहले जो मैप में पॉइंट करी गई है जगह मैं वहाँ जाऊँगा। और हमें दिखाते हैं उस मैप में जो पॉइंट करी होती है वहाँ पे लिखा होता है ये 2-headed वुल्फ्स की केव है। तभी जांग हमें बता रहा होता है ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। जांग केव के अंदर जाने का होता है अपने मन में सोच रहा होता है जब भी मैं स्पिरिचुअल सनफ्लावर का एक बाइट लेता हूँ वो हल्की सी लाइट छोड़ता है। तभी गलती से वो अगरबत्ती को निकाल लेता है और उसे देखते हुए सोच रहा होता है मैंने गलती से गलत चीज़ निकाल ली। तभी वो अगरबत्ती अपने आप जलने लग जाती है और वो सामने देखने के बाद डर रहा होता है जांग। और हमें दिखाते हैं सामने बहुत ज़्यादा 2-headed वुल्फ हाउंड्स होते हैं जिन्हें देखने के बाद जांग कांपते हुए कह रहे होते हैं तुम लोग मेरे को देख के इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तभी जांग मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गलत है। और जैसे वो अगरबत्ती को ऊपर करता है वो वुल्फ हाउंड्स ऊपर देख रहे होते हैं और जैसे साइड करता है वो सारे साइड को चले जाते हैं। तभी वो अगरबत्ती को पीछे फेंक देता है और सारे वुल्फ हाउंड पीछे को भागने लग जाते हैं। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है जिस बंदे को मैंने मारा वो बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं था, क्योंकि उसने जो ये वुल्फ हाउंड्स है इन्हें हमारी तरफ अट्रैक्ट करा जिससे जो हमारी सीनियर सिस्टर है वो मर जाती और जितनी भी वेल्थ है वो उसके पास आ जाती। तभी वो सारे वुल्फ हाउंड्स को मारते हुए उसे गाली देते हुए कह रहा होता है तू कमीने। तभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है जो मेरी 5 रोज है स्पिरिचुअल सनफ्लावर की वो इवॉल्व हो गई होगी है
स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन में और मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं प्रैक्टिकली कल्टीवेट करूँ कैसे, क्योंकि जो ये बेसिक कल्टीवेशन मेथड है ये मेरे को समझ ही नहीं आ रही। तभी जंग कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है जो मेरे स्पिरिचुअल सनफ्लावर है वो रोज़ मुझे 60 स्पिरिट क्यूआई देते हैं और जो एक है वो मुझे नेचुरली मिलती है। और अगर मैं इसका टोटल करूँ तो मेरे पास रोज़ 61 स्पिरिट क्यूआई है। और अगर मैं अपने स्किल्स को सीनियर ब्रदर वांग की मेमोरीज से कंबाइन कर दूँ तो मुझे क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज समझ आ रहा है। जैसे कि क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में तुम्हें अपने क्यूआई को रिफाइन करना होता है और इसके टोटल 9 लेवल होते हैं। लेकिन तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल में जाने से पहले कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने होते हैं जिससे तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा पाओ। और अगर मैं नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टैंडर्ड कर दूँ, यानी कि अगर तुम फर्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो क्यूआई रिफाइनिंग तो तुम्हें एक नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी, और अगर तुम्हें सेकंड लेवल पे जाना है तो तुम्हें 2 चाहिए होगी। ऐसे ये डबल होते रहेंगे जैसे तुम लेवल का ब्रेक थ्रू करते जाओगे। और अगर तुम कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बनने के पाथ पे चल रहे हो तो तुम्हें जो सबसे पहला काम करना है वो है अपनी स्पिरिचुअल रूट को फाइंड करना, क्योंकि इसकी वजह से तुम वर्ल्ड को सेंस कर पाते हो। और ये ऑब्वियस है, जितना हाई लेवल का तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट होगा ये उतना ही होगा कि तुम्हारा एट्रीब्यूट ज़्यादा होगा। जैसे कि जो सबसे लोअर लेवल है स्पिरिचुअल रूट का वो है इंफीरियर, उसके बाद आता है मीडियम, उसके बाद हाई, और जो सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल रूट माना जाता है वो है सुपीरियर। और इन सब चीज़ के ऊपर बहुत तरीके के इमॉर्टल टैलेंट्स भी होते हैं और डिवाइन बॉडीज भी होती है। और जो हेवन एंड अर्थ होता है वो इन्हें देखता रहता है और इनकी डेस्टिनी में ही होता है कोई भी सेक्ट का सेक्ट मास्टर बनना। तभी जंग वापस कह रहा होता है। लेकिन मेरे केस में सब कुछ अलग है। मुझे जितने भी मरे हुए ज़ॉम्बीज हैं उनको कलेक्ट करने के बाद ज़ैंग वाई की बॉडी से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। लेकिन इस जो बॉडी की सबसे बड़ी कमी है वो ये है, जो ज़ैंग वाई की बॉडी है वो अपने आप कल्टीवेट कर ही नहीं सकती। लेकिन ये मेरा सबसे बड़ी कमी नहीं हो सकती। तभी वो ज़ॉम्बीज को देखते हुए सोच रहा होता है जो ज़ैंग वाई है वो कब का मर गया, और जो ये ज़ॉम्बीज हैं वो भी अपने में से मुझे एक ही समझ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर ये बात पावरफुल पीपल्स को पता चली। उन्हें अगर ये पता चला कि मैं मरा हुआ बंदा वापस जिंदा हो गया तो इस बार वो मेरा पाउडर बना देंगे। तभी डर के मारे बैठते हुए सोच रहा होता है जो सीनियर ब्रदर वांग थे वो भी कुछ मेथड ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से जो उनका इंफीरियर स्पिरिचुअल रूट है वो रिप्लेनिश हो पाए। उन्होंने इसके लिए यहाँ तक कि किसी को मारने की भी कोशिश करी और उससे मैरो क्लिंजिंग पिल और ब्लड एक्सचेंज करने की भी कोशिश करी। और उन्हें ऐसा लगा जो सेक्ट है उसे ज्वाइन करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा लेजेंडरी मैजिकल मेडिसिन मिली। जंग अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता अगर मैं खुद ही अपने सिस्टम की मदद से मार्शल मेडिसिन बना पाता कोई प्लांट की मदद से, उसे बाद में बेचता भी। तभी वो ज़ॉम्बी इलस्ट्रेशन हैंडबुक को खोलता है और वो सीनियर ब्रदर का मिशन देख रहा होता है वांग वाले। तभी हमें पता चलता है जो उसका सेकंड मिशन होता है जिसमें उसे ज़ॉम्बी टाइड से सर्वाइव करना होता है वो पहले ही कंप्लीट हो गया होता है। तभी वो खुश होते हुए हमें बता रहा होता है जो सेकंड मिशन था वो पहले ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब जो ब्रदर वांग है वो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए और ज़ॉम्बी उन्हें कुछ करती ही नहीं। और जो सारे ज़ॉम्बीज होते हैं वो यूजलेस नहीं होते और जो इनका रिजल्ट है वो भी क्लियर है। अगर मैं ब्रदर वांग के और जो ज़ांग वाई है उन दोनों के मिशन देखूँ तो ये सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वो है इनर सेक्ट में ज्वाइन करने से। तभी ये कहते हुए केव से बाहर निकल जाता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। एक बच्चे को 3 जनों ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और वो उससे कह रहे होते हैं हमने तुमसे पहले भी कहा अपने फादर की एक यहाँ पे ले आओ और हमने तुम्हें इतने ज़्यादा चांस भी दिए, क्या तुम अभी भी वो नहीं लाओगे। और हमें वो बच्चे को दिखाते जो जस्ट बनने वाला होता है। उसी पास जंग उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं ये होपलेस है, तुम्हारी जो इंजरीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ऐसे मेरे वर्ल्ड में भी हुआ था जहाँ पे 3 दोस्तों ने एक टीचर को बहुत मार मार के निपटा दिया था। तभी वो गुस्से में आते हुए कह रहा होता है वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ मैं इन लोगों को इसकी प्राइस पे करने पे मजबूर करूँगा। और हमें वो सामने वाले बंदे को दिखाते जिसने सब करा होता है, वो उस पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं अगर तुम पे स्किल्स हैं तो यहाँ थोड़ी देर के रुको, मैं अपने अंकल को बुलाता हूँ। और हमें ज़ांग को दिखाते जो उसका फेस पकड़ने के बाद उसके फेस की पूरी स्किन उतार देते हैं और वो बंदा दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। तभी ज़ांग उसके हाथ से शफल लेने के बाद एक दूसरे बंदे की मुंडी उड़ा देता है और जो लास्ट तीसरा बंदा बचा होता है वो डर के मारे अपने घुटनों पर आते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। ये सुनने के बाद ज़ांग उससे कह रहा होता है तुझे ये नहीं पता था कि तू गलत था, लेकिन अब तुझे ये पता है कि तू मरने वाला है। ये कहते हुए उसके साइड पे एक स्लैश लगा देता है और उसका घुटना छिल देता है। तभी उस बंदे के पास आते हुए कह रहा होता है जो मर गया है मैंने इन लोगों को पनिशमेंट दे दी जो ये डिजर्व करते थे, लेकिन ये अभी भी इनफ नहीं होगा, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और हमें वो बंदे को दिखाते जो मर गया होता है। ये देखने के बाद जंग उसकी आंखें बंद करने के बाद उसके पास में बैठ जाता है। तभी सिस्टम विंडो में मैसेज आता है यहाँ पे एक डेड बॉडी डिटेक्ट हुई है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहोगे। तभी हमें ज़ांग को दिखाते जो कलेक्ट कहता है और वो जो मुर्दा होता है वो वापस उठने लग जाता है। और सिस्टम विंडो का एक और मैसेज आता है जो इस बॉडी का ओरिजिनल नाम था वो आइडेंटिफाई हो रहा है। तभी हमें वो बंदे को दिखाते जो कांपते हुए कहता है वांग फेंग, और हमें इसका नाम पता चलता है जो होता है वांग फेंग। और ये बहुत खतरनाक तरीके से आगे को देख रहा होता है। विजंग उसकी बॉडी चेक करते हुए सोच रहे होते हैं मुझे एक फ्रेश रिसेंटली डिकेड बॉडी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो मेरी डिस्कवर होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तभी वो बंदे को देखते हुए सोच रहे होते हैं 3 दिन हो गए, मेरे लिए किसी भी बंदे को मारना इम्पॉसिबल था और ज़ॉम्बी टाइड में अगर कोई बंदा आ भी जाए तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन था। तभी वो बंदे से कह रहा होता है तुम तो मॉरिटी की बात करो ही मत, तुम एक बीस्ट हो। और जो सीनियर ब्रदर थे उनके मैप में जो एक और बियर था
वो भी यहीं आसपास होगा, ऐसा लिखा था। तो मैं तुम्हें एक बेट की तरह यूज़ करूंगा। तभी हमें वो बियर मॉन्स्टर को दिखाते जो बंदे को पीछे में से फाड़ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, मेरी मदद करो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए स्लेव भी बन सकता हूँ। तभी हमें वो बियर मॉन्स्टर को दिखाते जो उसे जस्ट मारने ही वाला होता है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जब मैं गोस्ट बन जाऊंगा तभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें जांग को दिखाते जो वांग फेंग की सिस्टम विंडो में स्टेटस देख रहे होते हैं। तभी हमें उसका ज़ॉम्बी टाइप पता चलता है जो ऑर्डिनरी है और जो उसका एट्रीब्यूट है वो है मीडियम ग्रेड का फायर स्पिरिट रूट। और जो उसकी कल्टीवेशन है वो उसने अभी शुरू ही नहीं करी। और जो उसका मिशन है, जो पहला मिशन है वो है तो इसे विलेज को छोड़ना है और जो दूसरा है इसे रीडिंग करना सीखना है और जो इसका रिवॉर्ड है वो इसे एक डेड प्लांट मिलेगा। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहे होते हैं कितना ग्रेट बच्चा था, इसने तो मेरे लिए कोई मिशन ही नहीं छोड़ा अपने मरने से पहले। तभी वो पेड़ से छलांग मारने के बाद बेयर मॉन्स्टर के एक सर में मारता है टपली और हमें सिस्टम विंडो में दिखाते जिसमें वही मैसेज आ रहा होता है यहाँ पे एक डेड बॉडी डिटेक्ट हुई है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहोगे। जिसे देखने के बाद जांग कह रहा होता है मुझे ये नहीं चाहिए, इसे जमीन में गाड़ देता हूँ। तभी हमें जेट स्पिरिट सेक्ट का सीन दिखाते जहाँ पे एक लड़की कह रही होती है अगला बंदा हो, किसी को देखने के बाद उससे कह रही होती है तुम कौन हो। तभी हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर जैंग है और वो वांग फेंग वाले वर्जन में आते हुए कह रहे होते हैं मैं 13 साल का बच्चा हूँ जो यहाँ सेक्ट ज्वाइन करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे इमॉर्टलिटी पानी है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सारे बच्चे को काउंट करने के बाद कह रही होती है इस बार हमारे जेट स्पिरिट सेक्ट में टोटल 56 बच्चे आए हैं, लेकिन तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्योर लक के दम पे आए हैं या फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। और एक चीज़ याद रखना अगर वहाँ पे 100 मॉडल है तो मुश्किल से 3 ही मॉडल ऐसे होते हैं जो आगे मॉडल बनने की कल्टिवेशन कर पाते हैं और उनमें से भी जो सुपीरियर क्वालिफिकेशन के होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। चिल्लाते हुए कह रही होती है हाउएवर कल्टीवेशन टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, तुम पिल भी रिफाइन कर सकते हो और टूल्स भी बना सकते हो और सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए अपने माइंड और दाव को भी कल्टीवेट करना है और यही सही बात है कल्टीवेट करना। खुश होते हुए अपने मन में सोच रही होती है इस सेक्ट में मुझे आए हुए 3 साल हो गए और फाइनली अब ये मेरी बारी है मॉर्टल्स के सामने अपनी पावर का शो ऑफ करने की। और किसने ही सोचा होगा ज़ॉम्बी टाइड एकदम से आएगी जिसकी वजह से जो एल्डर्स हैं उन सबको इधर उधर मॉनिटर करने जाना पड़ेगा और अभी उनमें से कोई यहाँ है भी नहीं। तभी वो एक बच्चे से कह रही होती है यहाँ पे आओ, इसके बाद तुम्हें सेक्ट में जाना होगा, वहाँ तुम्हें 3 असाइनमेंट मिलेंगे और सबसे पहले इस शटल को देखो मेरे। तभी ऊपर से एक बुढ़ा चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्रेन से यहाँ पे रुको अभी। और जैसे ही वो बुढ़ा नीचे आता है ये देखने के बाद वो लड़की उसे ग्रीट करते हुए कह रही होती है टीनर डिसेबल वांग येलिंग एल्डर माँ को ग्रीट करती है। तभी वो बुढ़ा कह रहा होता है इस साल जितने भी बच्चे आए हैं उनमें से किसी के पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है ही नहीं, मैं तो चाहूँगा इन सब बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल। ये सुनने के बाद ये लिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है एल्डर माँ जो हमारी ब्रांच है जेड स्पिरिट सेक्ट की वो 100,000 माउंटेन पे है और वैसे ही यहाँ मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और हर साल यहाँ बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं असेसमेंट लेने के लिए। ये सुनने के बाद जो एल्डर माँ होते हैं वो सीरियस फेस बनाते हुए कह रहे होते हैं जब भी ज़ॉम्बी टाइड वापस आएगी जितने भी ट्रूप्स होंगे वो मेन सेक्ट में वापस चले जाएंगे और क्या तुम चाहते हो जो हम उस टाइम पे जो हमारा मेन सेक्ट है वो सारे मीडियोकर टैलेंट से भर जाए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी। ये एल्डर में अपनी पावर की मदद से कुछ बच्चों को उड़ाने के बाद साइड में रख देते हैं। ये देखने के बाद येलिंग कह रही होती है फाउंडेशन बिल्डिंग की सीक्रेट आर्ट। तभी एल्डर माँ कह रहे होते यही बच्चे हैं जिन्हें तुम्हें देखना है। तभी हमें एक शॉट को दिखाते जो हवा में उड़ रही होती है और सीधे एल्डर माँ के सामने आके गिरती है। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है एल्डर माँ आप सेक्ट की एंट्री के टाइम पे ज़्यादा नॉइस नहीं कर रहे हो और वैसे भी मॉर्टल लॉर्ड से आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सुनने के बाद एल्डर माँ कह रहे होते एल्डर्स डिसाइबल स्वॉर्ड पवेलियन की जांग जुई उसका यहाँ कोई भी काम नहीं है लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन यहाँ पे कुछ कर सकता है। ये सुनने के बाद हमें जांग जुई को दिखाते जो कह रही होती है मैं यहाँ अपने पवेलियन मास्टर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आई हूँ और एल्डर माँ को ऐसे देख के लग रहा है कि वो ऑफिशियल बनने के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए और वैसे भी जो सारे मॉर्टल्स हैं आप उनके ऊपर हो एक ट्रांसेंडेंट हो और तुम इन बच्चों के लिए चीज़ें मुश्किल क्यों कर रहे हो। तभी हमें येलिंग को दिखाते जो उसे ग्रीट करते हुए कह रही होती है एल्डर सीनियर सिस्टर को मैं ग्रीट करती हूँ। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं बस इसलिए कि तुम स्वॉर्ड पवेलियन के जो लॉर्ड है उनकी डिसाइबल हो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक एल्डर की डिसरिस्पेक्ट करने की और वैसे भी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बातों से कंसर्न। ये सुनने के बाद जुई कह रही होती है सहमति वैसे भी मैं स्वॉर्ड पवेलियन की डिसाइबल हूँ तो मेरा काम ही है लोगों को करेक्ट पाथ पे ले जाना और मैं यहाँ पे इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तभी अपनी स्वॉर्ड से उतरने के बाद फाइट के लिए प्रिपेयर होते हुए वापस अपनी स्वॉर्ड का हाथ में बुला लेती है। ये देखने के बाद एल्डर माँ गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं बहुत बढ़िया अब मैं ऐसा एक्ट करूंगा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं तुम्हारी जितनी भी तुमने प्रोग्रेस करी है आधे साल में अपने कल्टीवेशन में वो चेक करूंगा। तभी मैं जांग को दिखाते जो आराम से कोने बैठते हुए तरबूज खाते हुए सोच रहे होता है वो यहाँ पे एक डायरेक्ट डिसाइबल है मेन सेक्ट के स्वॉर्ड पवेलियन की, वो भी लड़ने वाली है एक करप्ट एल्डर से वो भी ब्रांच का। चलो देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो लड़ो लड़ो। तभी वो सीनियर सिस्टर यांग के पास जाते हुए कह रहे होते हैं येलिंग सॉरी सीनियर सिस्टर क्या आप इस पर कोई कमेंट्री नहीं करना चाहोगे। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही थी कमेंट्री तुम इससे क्या कहना चाहते हो। हम खुश होते हुए उसे परेशान करते हुए कह रहे होते हैं सीनियर सिस्टर यहाँ पे एक साइड पे है सेक्ट के एल्डर और दूसरी साइड पे है राइजिंग स्टार, इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल क्या है, इनकी स्किल्स क्या है, क्या वो अच्छी भी है और इनके कितने नंबर के विनिंग और लॉसेज हैं, ऐसी करके उसे परेशान कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर गुस्सा करते हुए कह रही होती है तू इडियट तू मेरे को ट्रीट कर रहा है एक कमेंटेटर की तरह और यहाँ तक कि
तूने तो अभी तक एंट्रेंस टेस्ट भी पास नहीं करा। तभी हमें जांग को दिखाते जो एकदम से खड़े होने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो एल्डर माँ का इमोर्टल मैजिक है वो वंडरफुल है, और जो सीनियर सिस्टर है उनका जो नेचुरल टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है और सब लोग ये पाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर माँ और जूही कह रहे होते हैं हमने अपना फूल खुद ही बना लिया। तब ये मैं जूही को दिखाते जो अपनी स्वॉर्ड वापस रखते हुए कह रही होती है जो ह्यूमन के ड्रेसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे जो बादल होते हैं वो स्काई में घूमते रहते हैं बिना किसी जड़ों के, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पीपल्स के बीच में यहाँ एक ट्रू ड्रैगन भी छुपा हुआ है, और इन मामूली लोगों के बीच में हम ऐसे फाइट नहीं कर सकते, तो चलो फिर इन सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर माँ कह रहे होते जूही तुम बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो और जेडी स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा लकी है कि उनके पास तुम्हारा जैसा डिसाइबल है, और जो सो कॉल्ड होली लैंड है उनके जो सन और डॉटर्स हैं वो भी तुम्हारे सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी हमें वो बुद्धि को तरफ इशारा करते हुए कह रहे होते जो ये अज्ञानी बच्चा है इसका स्वभाव बहुत ज़्यादा बुरा है और मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, अगर ये इमोर्टेलिटी के पाथ पे चला तो ये सब जगह टेरर फैलाएगा और एक ऐसा डीमन बन जाएगा जिसे सब लोग मारना चाहेंगे। तभी हमें जूही को दिखाते जो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है तुम्हें देख कैसा लग रहा है, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट होगा तो मेरे पास आओ। तभी हमें जांग को दिखाते जो उसे देखने के बाद सोच रहे होते हैं ये कितनी लंबी है, ये कम से कम 175 सेंटीमीटर की होगी जो मेरी ओरिजिनल बॉडी की सेम हाइट है, और क्या सेट का खाना अच्छा होगा। तभी हमें जूही को दिखाते जो सीधा उसके गर्दन पकड़ते हुए तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और जो तुम्हारा मीडियम फायर स्पिरिट रूट है उसका एट्रीब्यूट इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ क्यों ले रहे हो, और तुम्हारी बॉडी को देख के लग रहा है तुम बॉडी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, लेकिन जो तुम्हारी पल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है जो वांग फेंग की बॉडी है मैंने इसे इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म कर लिया था, इसकी वजह से जो इसकी बॉडी कंडीशन है वो भी वार्म है और इसे इतना आसानी से कोई नोटिस नहीं कर सकता। तभी जांग अपने हाथ खड़े करने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ जब मेरी मदर 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी मेरे फादर ने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि वो मेरे साथ कार्ड्स खेलना चाहते थे, और मैं इतनी जल्दी बॉर्न हो गया इसलिए मैं अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया, और मैं बचपन से वीक हूँ और स्किनी हूँ, और एक दिन मैं क्लिफ के नीचे खेल रहा था और वहाँ मुझे एक चमकता हुआ प्लांट्स मिला और मैंने उसे खा लिया, और जैसे मैंने उसे खाया मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तब ये सुनने के बाद एल्डर माँ कह रहे होते हैं इसे देख के लग रहा है इसे अनएक्सपेक्टेड काउंटर हुए थे और ये सन ऑफ डेस्टिनी है। तभी ये सुनने के बाद जूही उससे कह रही होती है सबसे पहले तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेरे पे करो। तभी मैं जांग को दिखाते जो सीधे उसका हाथ पकड़ने के बाद अपना अटैक करते हुए कह रहा होता है टर्न अराउंड शोल्डिंग थ्रो, जैसे वो दोनों टच होने वाले होते हैं। ये देखने के बाद वो गुस्सा कर रही होती है जूही, तभी उसके पीछे लात मारते हुए कह रही होती है तुम एल्डर माँ के साथ ट्राई करो। तभी हमें जांग को दिखाते जो सीधे उस एल्डर माँ के सामने गिरता है और कहता है चलो फिर मैं इनके साथ ही ट्राई करता हूँ। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो उससे कह रहे होते हैं तुम पे जितनी भी स्ट्रेंथ है उन सबसे मेरे पे अटैक करो, और उसके बाद मैं देखूंगा अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हें एक हैंडीमैन बना दूंगा। ये सुनने के बाद जांग उससे कह रहा होता है रियली अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको अटैक करूँ तो मुझे डर लग रहा है कि आपको चोट लग जाएगी। ये सुनने के बाद पीछे वो दोनों लड़कियां एल्डर माँ का मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एल्डर माँ तुमसे भी हाई लेवल की है और वो अपनी लेवल तुम्हारे बराबर करेंगे ही नहीं। तभी हमें जांग को दिखा दीजिए अपने मन में सोच रहा होता है चलो फिर मुझे भी जानना है मेरे पे कितनी स्ट्रेंथ है, इस ब्लो में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा। और हमें जांग को दिखाते जो अपने हाथ में पूरी स्ट्रेंथ गैदर करते हुए सोच रहा होता है मैं अपने 3rd लेवल के क्यूआर रिफाइनिंग वाले ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करूंगा और 10 बीन ब्रदर्स का और 2 ब्रूड बियर्स का और सबसे ऊपर 2 पोटैटोस। तभी जांग पंच मारते हुए सोच रहा होता है ये पंच मेरी मोर्टेलिटी को पास उसके पंच को अपनी तरफ आते हुए देख के एल्डर माँ कह रहे होते तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो लेकिन तुम मुझे कैपेबल लग रहे हो तो चलो अपनी स्ट्रेंथ पूरी मुझे दिखाओ। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जहाँ पे येलिंग उससे कह रही होती है लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तभी उसके कान में बता रही होती है जो एल्डर माँ है वो एक पावरफुल पर्सन है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की, और अगर तुमने उस पर कोई भी अटैक करा तुमने गुस्सा दिला दिया तो जो तुम्हारा फ्यूचर है वो सेक्ट में कभी बन ही नहीं पाएगा। तभी ये सुनने के बाद जूही उससे कह रही होती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एल्डर माँ है वो इतने भी नैरो माइंडेड पर्सन नहीं है, और अगर उन्होंने कोई दिक्कत भी करी तो तुम मेरे स्वॉर्ड पवेलियन में आ जाए खुद ही पर्सनली तुम्हारी अपोलॉजी उनके पास ले जाऊंगी। तभी ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया सीनियर से। जांग अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़ॉम्बी टाइड में अपनी मेन बॉडी को छुपा दिया है, और जब भी मेरा कोई डेंजर से एनकाउंटर होगा तो मैं एक होल करने के बाद उसमें छुप जाऊंगा और इन्हें मैनिपुलेट करने के बाद अपनी मेन बॉडी के पास चले जाऊंगा। लेकिन जो ये ज़ॉम्बी टाइड है इसका कॉज जो है वो मेरे टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है, और पक्का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट्स होंगे ज़ॉम्बी टाइड में। वरना तुम खुद ही सोचो जो मेन सेक्ट होगा वो अपनी परमानेंट ब्रांच यहाँ पे क्यों ही खोलेगा, और मैं वही लड़कियों को यहाँ वापस देख पा रहा हूँ जब जो ज़ॉम्बी ब्रेक आउट हुआ था वो तब भी थी। तभी जांग वापस अपना पंच मारते हुए सोच रहा होता है इस पंच में मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा और मुझे वरी होने की कोई ज़रूरत बस अपना बेस्ट ट्राई करना है। चलो फिर ये मेरा पंच आया और हमें वो बुढ़े को दिखाते जो सोच रहा होता है मुझे हेवन एंड अर्थ के बारे में सब कुछ पता है, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो एकदम से शॉक हो जाता है और जो वो सीनियर सिस्टर्स होती है वो भी शॉक हो जाती है। जो जांग का पंच होता है वो बुढ़े के टच होने से पहले ही रुक जाता है। तभी हमें पता चलता है वहाँ पे एक ट्रेजर होता है, लेकिन तभी वो ट्रेजर जल्दी टूट जाता है और जो
जांग की शॉक वेव होती है पंच की, वो पीछे भी निकल रही होती है। ये देखने के बाद जुई शॉक होते हुए कह रही होती है जो इस पंच की पावर थी वो मिड लेवल की क्यों रिफाइनिंग लेवल वाले बंदे जीतती थी, और जो यंग मैन है इसकी जो फिजिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें येलेंग को दिखाते जो शॉक होते हुए कह रही होती है मैं सही में अंधी तो नहीं होगी, जो एल्डर माँ है उनका ताओस वेपन टूट गया। तभी हमें जांग को दिखाते जो इसे देखते हुए सोच रहे होते क्या यही स्ट्रेंथ है एक एल्डर की, मैं तो इसे यहाँ तक कि हिला भी नहीं पाया। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो खांसते हुए कह रही होते ये इतना बुरा नहीं था, और देख कैसा लग रहा है जो तुमने एलेक्सर कंज्यूम करा था उसने तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो मन में सोच रहे होते हैं कांपते हुए वो टेरिफाइंग पंच मेरी तरफ आ रहा था, मैं तो ऊपर से नीचे तक हिल गया था, यहाँ तक कि मेरा ट्रेजर भी उसे नहीं रोक पाया। और जो मेरा ट्रेजर था उसे तो मैं वापस भी बना लूंगा, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो इतनी थी कि वो एक 5th लेवल की क्यों वॉरियर के अटैक को आराम से रोक सकता था। तभी वो जांग के कंधे में हाथ रखते हुए कह रहे होते यंग मैन अगर तुम्हारे जेड स्पिरिट सेट को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें 3 असाइनमेंट पूरे करने होंगे, जिसमें से पहला है तुम्हारी क्वालिफिकेशन चेक होगी, और जो दूसरा है उसमें तुम्हारे कैरेक्टर को चेक करेंगे, और जो थर्ड है जब वो जैसे ये बोल ही रहा हो तभी जुई कह रही होती है एक ऐसा दिल जो दाव की तलाश करता हो। तभी उसके पास आते हुए कह रही होती है यंग मैन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड पवेलियन में ले सकती हूँ, और जो स्वॉर्ड पवेलियन के एल्डर है वो मेरे मास्टर है। तभी उससे वापस कह रही होती है मैं अपने मास्टर के बिहाफ में तुम्हें एक डिसेबल की तरह एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें कल्टिवेशन में गाइड कर सकूँ, और जब टाइम आएगा तब तुम मुझे सीनियर सिस्टर भी कह पाओगे। ये देखने के बाद जंग अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं ऐसी रेगुलर असाइनमेंट देते रहा तो फिजिकल एग्जामिनेशन में इन्हें रिवील हो जाएगा कि मैं एक मरा हुआ बंदा हूँ, और अगर मैं ऐसे ही खड़े रहूँ तो ये अपने आप ही मुझे जल्दी डिसेबल एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी हमें पीछे से येलिंग को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही होती जल्दी सीनियर सिस्टर को एग्री करो। तभी वो कांपते हुए अपने मन में सोच रही होती है जो सीनियर सिस्टर है वो हमेशा अकेले रहती हैं, और वो आज एक मॉडल को अपना जूनियर ब्रदर बना रही हैं, उनका जो टैलेंट है वो अनपैरेलल्ड है। हमारी सीनियर सिस्टर जुई तभी वो नए बच्चों को देखते हुए सोच रही होती है एक इग्नोरेंट बच्चे को कैसे समझ आएगा कि जो इन्विटेशन है वो कितना वैल्यूबल है। तभी हमें जुई के बचपन के बारे में बता रही होती जब जुई पैदा हुई थी तब एक बहुत बड़े पर्पल स्टार ने पूरे स्काई को कवर कर लिया था, और अर्थ से प्योर क्यूआई एनर्जी निकल ली थी, और वो सीधे सीनियर सिस्टर की डांटियांस में स्टोर हुई। नेचुरल क्यूआई रिफाइनिंग वो भी इनेट प्योर क्यूआई के साथ उनकी डांटियांस में, और यहाँ तक कि उनका एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए हमारे सेट के एल्डर्स ने उन्हें ज़बरदस्ती 10 साल तक क्यूआई की कल्टीवेशन कराई, वरना वो जो स्काई है वहाँ गायब हो जाती। तभी वो गुस्सा करते हुए सोच रही होती है सीनियर सिस्टर यहाँ इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही थी, और एक तो ये भी है यहाँ ज़ॉम्बी टाइट को वो मारने के लिए भी आई थी। सुनने के बाद पीछे वो अच्छी बात कर रहे होते हैं क्यूआई रिफाइनिंग तो सबसे लोएस्ट स्टेज होती है, और कोई क्यूई खुद को 10 साल तक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे ही रखेगा। ये सुनने के बाद ये लिंक चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम खुद ही समझ जाओगे जब तुम क्यूआई रिफाइनिंग के स्टेज से स्टार्ट करोगे। तभी ये क्यूआई के बारे में बता रही होती है जो नेचुरली फ्लो करता है हेवन एंड अर्थ के बीच में, और इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, और अगर तुम्हें इसे खुद के लिए यूज़ करना है तो तुम्हें इसे अपने स्पिरिचुअल रूट की मदद से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना होगा। और जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं वो होते हैं 5 एलिमेंट के स्पिरिचुअल रूट्स, जिसकी मदद से जो 5 एलिमेंट होते हैं उसकी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ स्पेशल रूट्स भी होते हैं जिसकी मदद से तुम कुछ स्पेशल पावर को कल्टिवेट कर सकते हो, जैसे जो हमारी सीनियर सिस्टर है उन पे है इनेट पर्पल क्यूआई। और यहाँ तक कि एक बार एक पावरफुल गोल्डन कोर कल्टिवेटर जब अपने वेपन को रिफाइन कर रहा था वो सीनियर सिस्टर के पास आया था 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो सीनियर सिस्टर की स्वॉर्ड है जिंगजाई स्वॉर्ड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसकी मदद से वो अपने से कुछ ज़्यादा हायर रैंक वाले एनिमीज को भी मार सकती है। और ऐसा कहा जाता है जो इनेट स्पिरिचुअल क्यूआई है वो तुम्हें गाइड करता है फाउंडेशन बिल्ड करने में। तभी जुई उससे कह रही होती है ठीक है जूनियर सिस्टर मैं तुम्हें बाद में कल्टिवेशन के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। तभी वो जांग के पास आते हुए कह रही होती है जूनियर ब्रदर तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तभी मैं जांग को दिखाते जो उससे दूर आते हुए कह रहे होते हैं सीनियर सिस्टर अगर मैं स्वॉर्ड पवेलियन में ज्वाइन करूंगा तो क्या ज़्यादातर मुझे स्वॉर्डमैनशिप ही सीखने को मिलेगी। तभी हम एल्डर माँ को दिखाते जो तुम्हारी बातें खत्म होगी क्या, तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है कि तुम एल्डर को सीरियसली नहीं ले रहे हो, और मेरे लिटिल फ्रेंड हम दोनों को यहाँ किस्मत ने मिला है। तभी हमें जुई को दिखाते जो एक टेक्निक निकालते हुए कह रही होती है हाँ तुम सही कह रहे हो हमें यहाँ किस्मत नहीं मिला है, तो मैं तुम्हें ये देना चाहूँगी। वैसे भी तुम्हारे पास फायर स्पिरिट रूट है ये तुम्हारी मदद करेगा, और ये है एक एडवांस बॉडी टेम्पटिंग टेक्निक जिसका नाम है फ्लेम क्लेम क्यूआई स्वेलोइंग। ये देखने के बाद एलन माँ चिल्लाते हुए कह रहे होते हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जुई, वैसे भी मुझे ये टेक्निक चाहिए थी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं भी लर्न करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होती है कोर फॉर्म करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और तुम इसे ऐसे ही देना चाहती हो। तुम्हें देख कैसा लग रहा है तुम स्वॉर्ड पवेलियन में एक और जीनियस को ऐड करना चाहती हो जिससे जो तुम्हें रिसोर्सेस है वो और ज़्यादा मिले। तब और गाइस इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जो ये टेक्निक है इसकी मदद से जो आपकी कल्टिवेशन की स्पीड होगी वो बेसिक टेक्निक से 5 गुना ज़्यादा होगी, और इससे आपका
बोल्डर को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जांग को दिखाते जो टेक्निक लेते हुए कह रहे होते हैं, सीनियर सिस्टर आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो और वैसे भी जो हाई लेवल की टेक्निक्स होती हैं वो पहले ही बिक जाती हैं, तो उसको रिफ्यूज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तभी हमें यंग लिंग को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती मैं वो क्यों नहीं थी जिससे वो एलेक्सर मिलता है, जिससे मैं अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग कर पाती। और वैसे भी जो लक होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होता है हार्ड वर्क से। भी खून की उल्टी करते हुए कह रही होती मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इतनी ज़्यादा जेलसी होना है, इसकी वजह से जो मेरा माइंड और मेरा दाव हार्ट है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो जांग को बुलाते हुए कह रहे होते लिटिल फ्रेंड तुम्हारे कपड़े देख के ऐसा लग रहा है जो तुम्हारी फैमिली है उसके लिए जीना इतना आसान नहीं है, तो मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ, इसके साथ मैजिक वेपन और लास्ट में कनेक्शन पूरी दुनिया में, और जो तुम कल्टीवेशन होगी वो पूरी फ्री होगी। ये देखने के बाद जंग अपने मन में सोच रहे होते हैं तू यूजलेस मास्टर। विजंग उसके मुंह पे कह रहे होते क्या मैं एल्डर माँ से पूछ सकता हूँ कि वो कौन से पवेलियन में। तभी हमें येलेंग को दिखाते जिसके मुंह से पूरा पानी आ जाता है। तभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है क्या तू मुझे इतना गुस्सा देना चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। और वैसे भी जो सीनियर सिस्टर है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर तू डिसिप्लिन को हटा दे। और वैसे भी काउंटलेस प्रोटेजीज होते वो सीनियर सिस्टर के सामने बो करते हैं कि तू अभी भी ये मौके को छोड़ना चाहता है। तभी वो सीनियर सिस्टर की तरफ उसका चेहरा करते हुए कह रही होती है जल्दी हाँ के। तभी हम एल्डर माँ को दिखाते जो कह रहे होते मैं वेपन रिफाइनिंग पवेलियन से हूँ। तभी ये सुनने के बाद जांग सोच रहा होता है चलो फिर मैं वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में जाऊँगा। तभी वो सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है मैंने अपनी चॉइस कर ली तो एल्डर माँ मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एडवाइस देना। तभी मैं येलिंग को दिखाते जो उससे कह रही होती है हाँ पहले तो हेजिटेट कर रहा था सीनियर सिस्टर के साथ जाने के लिए, लेकिन तूने जो बाद में चॉइस करी है बाद में तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होगा। तभी वो ये सुनने के बाद कि वो एल्डर माँ के साथ जा रहा है वो खून की उल्टी करते हुए पीछे गिर जाती है और कह रही थी क्या तो एल्डर माँ को चॉइस कर रहा है। और हमें एल्डर माँ को दिखाते जो खुद भी शॉक हो जाता है। तभी हमें जुई को दिखाते जो सुनने के बाद कह रही होती है तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों करा, मुझे इसका कॉज जानना है। तभी जांग उससे कह रहे होते हैं सीनियर सिस्टर अगर मैंने आपको इसके बारे में बताया तो क्या आप ये टेक्निक मुझसे वापस तो नहीं लोगी। सुनने के बाद जुई कह रही होती मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ तो जल्दी बोल लूँ। तभी मैं जांग को दिखाते जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा होता है क्योंकि सीनियर सिस्टर एक बैड टीचर है। ये सुनने के बाद जुई गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मुझे लोगों को टीच करना नहीं आता। जांग उसे शांत कराते हुए कह रहा होता है आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं सीनियर सिस्टर, मैं तो बस इतना पूछ रहा था जो आपने मुझे टेक्निक दी है इसका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है क्या मैं सिखा सकता हूँ। ये सुनने के बाद जुई उससे कह रही होती है मैंने तुम्हें वो पहले दे दिया एक गिफ्ट के तौर पे तो अब वो तुम्हारा है। तभी हमें जांग को दिखाते जो सुनने के बाद कह रहे होते चलो फिर सब जने मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ो। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद बैठ गए होते नीचे, और ये देखने के बाद जुई कंफ्यूज हो रही होती है। जांग वो टेक्निक वापस जुई को देते हुए कह रहे होते हैं सीनियर सिस्टर क्या पहले आप एक बार इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर को देखना चाहोगी। ये सुनने के बाद जुई उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुमने मेरे से पहले भी कहा कि मुझे लोगों को टीच करना नहीं आता, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। तभी वो टेक्निक के बारे में बताते हुए कह रही होती है अगर तुम्हें अपने क्यूआई को रिफाइन करना है तो नेचुरली तुम्हें सबसे पहले इसे कंट्रोल करना सीखना होगा, और इसके बाद तुम्हें अपने क्यूआई की शुरुआत करनी है डांटियान सी से जिसे तुम्हें पास कराना होगा 36 मेजर एक्यू पॉइंट और 72 स्मॉल एक्यूपंक्चर पॉइंट से, जिसके बाद तुम्हें इसे कनेक्ट करना होगा अपनी फ्लेम टेक्निक के एंट्री इमेज से, और 3 दिन इसके लिए काफ़ी हैं। तभी हमें जांग को दिखाते हुए ये सुनने के बाद कह रहे होते 3 दिन सीनियर सिस्टर आप सही में जीनियस हो। तभी वो और लोगों से पूछ रहे होते तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तभी ये सुनने के बाद येलिंग कह रही होती है मुझे लग रहा है मुझे 1 महीना लगेगा। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है ये हमारी सीनियर सिस्टर जिन्हें 30 दिन लग जाएंगे एंट्री लेवल तक पहुंचने। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो कह रहे होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पीपल होते हैं जनरेशन टू जनरेशन में, और वैसे भी जो मेरी कल्टिवेशन है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, तो मुझे लग रहा है मुझे कम से कम 7 दिन लग ही जाएंगे। तभी ये सुनने के बाद जुई कह रही होती है इसमें इतना मुश्किल क्या है। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रही होती है जब तक का तुम्हारा बॉडी और हार्ट और माइंड यूनाइट रहेंगे तो जो तुम्हारा माइंड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पिरिट में, और जो तुम्हारा माइंड है वो तुम्हारी बॉडी के इधर उधर घूमेगा। इसी टाइम पे जो तुम्हारी इनर हेवन एंड अर्थ होगा वो अपीयर होगा, और जो तुम्हारा बॉडी और माइंड होगा वो यूनाइट हो जाएंगे। इसी को तुम्हें 3 दिन तक रिपीट करना है, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी प्रोटेक्टिंग फ्लेम शेडो है वो कंडेंस हो जाएगी, और जो तुम्हारी टेक्निक है वो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है मुझे कुछ समझ नहीं आया, और जो हीलिंग होती है वो कह रही होती है सीनियर सिस्टर ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, और हमें एल्डर माँ को दिखाते जो कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस तरीके से, तो क्या हमें ड्राइंग पे डिपेंड होना चाहिए। ये सुनने के बाद जी गुस्सा करते हुए कह रही होती है इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है। तभी जांग कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आप ऐसी बहुत ज़्यादा जीनियस हो तो आप हमारे जैसे ऑर्डिनरी बंदों की डिफिकल्टी कैसी समझोगी कल्टीवेशन करने में। एल्डर माँ की बढ़ाई करते हुए कह रहा होता है जो एल्डर माँ है वो हमारी तरह है इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल टीचर है, और हम एल्डर माँ को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते हैं हाँ ये सही कह रहा है। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं सीनियर सिस्टर के साथ गया तो वैसे भी वो वर्ल्ड को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा है कि मुझे और लोगों से भी मिलना पड़े, और अगर मैं एल्डर माँ के साथ गया तो वैसे भी वो
वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के हैं जो क्लोज है मेडिकल रिफाइनिंग पवेलियन से, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और इसके साथ मेरा एक मिशन भी कंप्लीट हो गया और हमें दिखाते हैं ज़ांग का एक मिशन कंप्लीट हो गया होता है, जिसके रिवॉर्ड के रूप में उसे एक नई प्लांट स्पीशीज मिली होती है। और जैसे ही ज़ांग उसे ड्रॉ करता है हमें दिखाते हैं उसे मिला होता है डेवोरिंग फ्लेवर। और इसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि ये रोज एक एनिमी को डाइवोर करेगा और जो इसकी डाइजेशन की स्पीड होगी वो उसके ग्रेड पे डिपेंड होगी। और जैसे ये ग्रेड हो जाएगा तो मैं इसे बता दूंगा इवॉल्व के क्या कर रहे हैं। तभी ज़ांग खुश होते हुए कह रहा होता है चलो फिर ये मेरा 7वां प्लांट है। तभी वो एकदम से कहते हैं यहाँ पे एक दिक्कत है और हमें दिखाते हैं जहाँ पे उसकी ओरिजिनल बॉडी होती है ज़ांग वाली, वो एकदम से शॉक हो गई होती है और हमें ऊपर दिखाते हैं जहाँ पे एक बोट हवा में उड़ रही होती है। ये देखने के बाद ज़ांग सोच रहे होते हैं क्या है एक डिजास्टर है। और हमें नीचे एक भुट्टे को दिखाते हैं, ये भुट्टा ही है। तभी वो भुट्टा सीधे ऊपर को लॉन्च होता है और हमें दिखाते हैं जो वो फ्लाइंग बोट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी ये देखने के बाद ज़ांग डरते हुए कह रहे होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो जमीन में गड्ढा करने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जल्दी से 10 स्पिरिचुअल सनफ्लावर को खाओ और 10 नट्स को। और हमें दिखाते हैं ज़ांग ने खुद को 10 आलू से कवर कर लिया होता है। तभी वहाँ पे एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है और हमें ज़ांग को दिखाते हैं जो डर के मारे सोच रहा होता है क्या इस वर्ल्ड में भी न्यूक्लियर वेपन एग्जिस्ट करते हैं। तभी वो वहाँ से उठने के बाद आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें एक बर्ड को दिखाते हैं जो सीधे ऊपर से नीचे गिरती है, जिसे देखने के बाद ज़ांग सोच रहा होता है ये पहले ही मर गई है। तभी वो खुश हो रहा होता है मेरे डेवोरिंग फ्लावर के बारे में। तभी वो डेवोरिंग फ्लावर को बुलाता है और कहता है इसे जल्दी डेवोर करो। और जैसे ही डेवोरिंग फ्लावर से डेवोर करता है ज़ांग को एक सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है कि उसने एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल वाले स्ट्रेंज बर्ड को खाया है जिसका जो एट्रीब्यूट था वो फायर था। ये देखने के बाद ज़ांग खुश होते हुए कह रहे होते क्या अनएक्सपेक्टेड गेम था। तभी वो वांग को बुलाता है और कह रहा होता है सबसे पहले अपने ज़ॉम्बी की मदद से आगे के कोर एरिया को चेक करूंगा। तभी हमें वांग को दिखाते हैं जो उसकी डेड बॉडी आके जाके चेक कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक बच्ची दिखती है, वही जो पहले दिखी थी ज़ांग को। तभी उस बच्ची को देखने के बाद ज़ांग सोच रहा होता है ये तो वही छोटी बच्ची है जो स्काई में अपीयर हुई थी जब ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था। और ओरिजिनली मुझे ऐसा लगा कि ये हाई लेवल की ज़ॉम्बी किंग होगी और जो इस ज़ॉम्बी टाइड है उसके पीछे भी यही होगी। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे अटैक कर पाएगी। और क्या ये सही में मर गई है। तभी ज़ांग डरते हुए सोच रहा होता है जो कल्टिवेटर्स यानी इमोर्टल्स का वर्ल्ड है ये तो बहुत ज़्यादा स्केरी है। अगर ये यहाँ उड़ गई तो मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसको फूल भी बनाऊँ ज़ॉम्बी बन के तब भी ये मेरे को मार ही देगी। तभी अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है इस लेवल के मॉन्स्टर्स के सामने क्या मेरे प्लांट्स इफेक्टिव होंगे और क्या मैं एक और डेवरिंग प्लांट लगाऊँ। तभी सिस्टम विंडो को छूते हुए कह रहा होता है कोई मैटर नहीं करता अगर वेल्थ के लिए मुझे थोड़ा सा डेंजर लेना पड़े। तभी मैं बच्ची को दिखाते जिसकी एकदम से आंखें खुल जाती है। ये देखने के बाद ज़ांग डरते हुए सोच रहा होता है अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी वो बच्ची ज़ेंग की तरफ अपना हाथ करते हुए अटैक प्रिपेयर कर रही होती है। तभी ज़ांग के सिस्टम में एकदम से मैसेज आता है यहाँ पे एक प्लांट की नई स्पीसीज डिटेक्ट हुई है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहोगे। तभी ज़ांग अपने सिस्टम विंडो पे गुस्सा करते हुए कह रहे होते तुम्हें क्या ये सिचुएशन लग रही है जिसमें मैं कोई प्लांट की मटेरियल को कलेक्ट करूंगा। तभी वो कह रहा होता है चलो इसे कलेक्ट कर लो। और हमें वो लड़की को दिखाते हैं जो वही कौन वाला अटैक ज़ेंग की तरफ कर रही होती है। लेकिन तभी वो एकदम से गायब हो जाती है और हमें ज़ांग को दिखाती है जिसे कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन जो उसके पीछे की जमीन होती वो पूरी उड़ गई होती। तभी ज़ांग खुद को देखते हुए सोच रहा होता है मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और वो लड़की कहाँ की। तभी ज़ांग के सिस्टम में एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक नया मैनर खोल दिया है। तभी हमें वो लड़की को दिखाते जो मैनर के अंदर होती
होती है और इस मैनर का नाम होता है डेसोलेटेड माउंटेन एरिया। तभी वो लड़की जांग को देखने के बाद कह रही होती है ये तो मास्टर की एबिलिटी है और तुम्हें ये मिली है। तभी वो रोते हुए कह रही होती है इसका मतलब मास्टर मर गया। और जांग ये देखने के बाद सोच रहा होता है जो मेरे सिस्टम का सिंथेटिक वर्जन है वो इससे प्रीवियस ओनर से मरने के बाद मेरे पास ट्रांसफर हो गया। कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, कैसे मरने के बाद भी खेला जा सकता है और क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। और तभी हमें वो बच्ची को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती है मास्टर मुझे आप अपने साथ क्यों नहीं लेंगे। और हमें उसका स्टेटस भी दिखा, इसका नाम है येलिंग और जिसकी क्लास है वो है 7 स्टार जेड मेलन कैनन। और एक और चीज़ ये 7th जनरेशन की स्मॉल कॉन कैनन है और इसकी एबिलिटी जो है वो है कि ये एनर्जी को गैदर करने के बाद उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो सिस्टम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा था, जब मेरे पे बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हो जाती प्लांट की तो मैं इनविंसिबल बन जाता। लेकिन देख के ऐसा लग रहा है जो एंडलेस कॉप्स की टाइड आ रही है ये पुराने ओनर से रेज हुई थी उसके मैनर में। और जो ये जेट कैनन है वो उस एयरशिप के सामने नॉक हो गई थी और जो पुराना ओनर था वो तो टपक ही गया था। इसका मतलब जो इमोर्टल्स का वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तभी जांग ऊपर को देखते हुए सोच रहा होता है सबसे पहले मुझे अपने सिस्टम को हिडन रखना होगा और इसे स्ट्रेंथन भी करना होगा और खुद को जिंदा भी रखना होगा। तभी हमें जूई को दिखाते जो सामने देखने के बाद कह रही होती है वो आ रहा है और हमें वही एयरशिप दिखाते हैं जिसे देखने के बाद एल्डर माँ कह रही होती है ये तो स्पिरिचुअल बोट है जो हमारे सेक्ट ने भेजी है ज़ॉम्बी टाइड के कोर में उसे एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके अंदर है हमारे सेक्ट के लीडर और बहुत ज़्यादा एल्डर्स जो लाए हैं एक नॉनसेंस सोल के स्पिरिट बीस्ट को। और एक और चीज़ जो ये नॉनसेंस सोल के टॉप ग्रेड की ये स्पिरिचुअल बोट है लेकिन ये अभी भी डैमेज्ड क्यों है। तभी स्पिरिचुअल बोट के अंदर से एक जना कह रहा होता है जूई हमें ज़ॉम्बी टाइड के ट्रूथ के बारे में पता चल गया और हमने फ्यूरियस फाइट करी 5000 राउंड्स की एक पावरफुल एनिमी के साथ, लेकिन आखिर में हम जीत गए। लेकिन अब हमें रेस्ट की ज़रूरत है और तुम सीनियर सिस्टर हो इसके लिए तुम पे सारी जिम्मेदारियां आती हैं। अभी के लिए तुम एक्टिंग सेक्ट लीडर की तरह काम करोगी। ये सुनने के बाद जूई कह रही होती है डिसेबल आपके कमांड को मारेगी। तभी वो जैंग को देखने के बाद वहाँ से आगे चली जाती है और जैंग अपने मन में सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को एक इनर डिसेबल बनाया और वो सीधे एक प्रमोट होकर एक एक्टिंग सेक्ट लीडर बन गई। तभी वो बोर्ड को देखते हुए सोच रहा होता है नहीं कुछ तो गलत है, ये तो एक ही ब्लो में दूर छटक गई थी। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो जैंग का हाथ पकड़ने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हुए कह रहे होते तुम मुझे फॉलो करो माउंटेन गेट तक और तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि तुम्हें मौका मिल रहा है वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में जाने का। तभी वो अपनी बर्ड को भी बुला लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें जांग को दिखाते जो सेट को देखते हुए कह रहे होते हैं क्या ये वही जगह है जहाँ पे लोग कल्टीवेट करते हैं इमोर्टिलिटी तक, और ये तो देख के बिल्कुल नोवल जैसा लग रहा है। तभी जांग अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए कह रहे होते हैं सबसे पहले जो मेरे स्पिरिचुअल सनफ्लावर है मुझे उन्हें रिप्लांट करना होगा और शायद से बाद में मैं एक ही बार में 100 स्पिरिचुअल सनफ्लावर्स को भी लगा पाऊँ और मेरे सिस्टम की मदद से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं और लोगों से वीक हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ज़ॉम्बी टाइड का ट्रुथ क्या है और जो पुराना ओनर था उसकी डेथ कैसे हुई थी और उसकी डेथ का कॉज क्या है और मुझे उससे इनहेरिटेंस भी लेनी है। और तुम एक एग्जांपल ही ले सकते हो जैसे ये बच्ची है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ सकती है। तभी मैं वो बच्ची को दिखाती हूँ जो जांग पे गुस्सा करते हुए कह रही होती है मेरे मास्टर के अभी भी होप है कि वो जिंदा होंगे और तुम उनके पास बैकअप हो, और अगर मेरे मास्टर को ये बात पता चली कि तुमने मेरे को यहाँ बंद कर रखा है तो मेरे मास्टर तुम्हें पीसेस में कट कर देंगे। तभी हमें एक बंदे को दिखाते जो एक चेयर से कह रहा होता है सुप्रीम एल्डर जो ज़ॉम्बी टाइड है वो 100,000 माउंटेन पे वापस ब्रोक आउट होगी है और वहाँ पे जो हेवनली लॉर्ड है उनके इनहेरिटेंस मिल रही है और जो डिसेबल है वहाँ अपना चांस ट्राई कर रहे हैं। तभी हमें वो चेयर को दिखाते जो उससे कह रही होती है तुम पिछले 3 साल से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे हो और जो होली सन है वो भी अभी तक इमर्ज नहीं हुआ और तुम जीनियस हो सेंजुई सेक्ट के और जितने भी और जीनियस थे और सेक्ट के उन्होंने ईस्ट वेस्ट लैंड को पहले ही छोड़ दिया है। इसलिए मैं तुम्हें 9 हेडेड डेमोनिक पाइथन बीज दूंगा जो तुम्हें अकम्पनी करेगा तुम्हारे गोल को पाने में, और जल्दी जाओ जो हेवनली लॉर्ड की इनहेरिटेंस है उसे जल्दी पाओ। तभी हमें वो डिसेबल को दिखाते जो ये सुनने के बाद कह रहा हूँ डिसेबल चैन मास्टर की बात को अबेडेंटी मानेगा। तभी हमें वो 9 हेडेड पाइथन को भी दिखाते हैं कि हमें जांग को दिखाते जो वही छोटी बच्ची से कह रहे होते चलो हम दोनों एक डील करते हैं, तुम मेरी मदद करना और वैसे भी अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी तो एक तरीके से तुम खुद को भी प्रोटेक्ट कर रही हो। तभी हमें बच्ची को दिखाते जो ये सुनने के बाद अपना मुंह पलटाते हुए कुछ भी नहीं बोलती। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक इसने मेरे से एक भी बार बात नहीं करी, और अगर ये मेरी मदद करे तो इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड बनेगी। तभी हमें बच्ची को दिखाते जो अपने हाथ जोड़ने के बाद नीचे अपने हाथ जोड़ने के बाद पत्तों में पूरी कवर हो जाती है। ये देखने के बाद जांग कह रहा होता है चलो इसे फिलहाल छोड़ो, और वैसे भी जो मैंने सेकंड मैनर खुला है ये बहुत ज्यादा मेरे लिए ग्रेट इंप्रूवमेंट है क्योंकि जैसे मैं पहले मैनर में अपने स्पिरिचुअल सनफ्लावर लगाता वैसे इसमें भी लगा सकता हूँ। तभी जैसे वो एक स्पिरिचुअल सनफ्लावर को वहाँ पे लगाता है हमें वो बच्ची को दिखाते हैं वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर को अंदर ले लेती है और खा लेती है। ये देखने के बाद जांग कह रहा होता है तुमने उसे इमीडिएटली खा लिया। विजंग वहाँ पे डेवरिंग फ्लावर को लगाते हुए सोच रहे होते हैं कि तुम इसे खाना चाहोगी। तभी हमें वो लड़की को दिखाते जो डेवरिंग फ्लावर को देखते ही सीधे लात मार के उसे जांग के सिस्टम विंडो से बाहर फेंक देती है और वो पीछे जाने के एक बार ब्लास्ट भी करता है।
ये देखने के बाद जांग एक डेविल स्मेल के साथ कह रहे होते हैं, अगर ये ऐसी मेरे खाने को एक्सेप्ट करती रहेगी तो ये पॉसिबल है कि मैं इसे राइज करा पाऊँ मेच्योरिटी तक, और ये मेरे एक और काम आ जाएगी। जो प्लांट्स मुझे पसंद नहीं है ये इसे मैनर से बाहर निकाल देगी, तो ये बाद में मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। फिर जांग को एकदम से शौक लगता है और वो कह रहा होता है, मेरे क्लोन को क्या हो रहा है, क्या ये वापस हो रहा है, अब तो मुझे ये डरा रहा है। तभी हमें जांग की मेन बॉडी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर से चिल्ला रहे होते हैं। बच्चे जिसका नाम वांग से शुरू होता है, जल्दी बाहर आ, और अगर तेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तू पीछे वाले दरवाजे से अंदर जा सकता है तो तेरे अंदर इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि तू सामने वाले दरवाजे से बाहर आता है। तभी हमें जांग बता रहे होते हैं 3 दिन पहले एल्डरमा मुझे माउंटेन के गेट पे छोड़ के गए थे। तभी हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एल्डरमा जांग से कह रहे होते हैं, ये बेसिक वेपन रिफाइनिंग एक्सपीरियंस है जो वेपन रिफाइनिंग पवेलियन का है, और सबसे पहले तुम इसे खुद समझने की कोशिश करो। तभी एल्डरमा वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं, वैसे भी मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी केयर कर पाऊँ, इसलिए तुम खुद ही सब कुछ देख लेना। तभी हमें जांग को दिखाते जो एल्डरमा के कंधे को पकड़ने के बाद रोते हुए कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ है, मुझे तो लगा आप सबसे पहले मुझे सारे एल्डर से मिलाओगे। ये सुनने के बाद एल्डरमा गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं, अभी जितने भी एल्डर्स हैं उन सबको भी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। तभी एल्डरमा जांग को अपना बैज देने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं, ये है मेरा बैज, इसकी मदद से तुम आउटर सेक्टर में कहीं भी जा सकते हो, इंक्लूडिंग बुक कलेक्शन पवेलियन, स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन, और यहाँ तक कि तुम स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन में भी जा सकते हो। ये सुनने के बाद जांग खुश होते हुए एल्डरमा से कह रहे होते हैं, एल्डरमा आपका काम मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बचपन से मैं अपने लिए खाना खुद ही बनाता हूँ, तो भूख से तो मैं नहीं मरने वाला, तो जाओ अपना इंपॉर्टेंट काम। तभी जांग वापस कह रहे होते हैं और जो इसका रिजल्ट था, तभी हमें जांग के घर के बाहर बहुत ज़्यादा बंदूकों दिखाते जिनमें से एक कह रहे होते कि तुमने सुना है जो वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के एल्डर थे, एल्डर माँ, उन्होंने एक बेकार पुअर बंदे को एक्सेप्ट करा है इन्हें डिसेबल के तौर पे, अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, उसे इतनी जल्दी इनर सेक्टर में कैसे ले लिया। तभी एक और जना कह रहा होता है, यहाँ तक कि उसने जो हमारी एक्टिंग लीडर है उसे प्रोवोक भी कर रहा है, ऐसी वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और हमें अंदर जांग को दिखाते जो सोच रहा होता है, इस चीज़ को तो मैंने एक्सपेक्ट करा ही था क्योंकि हर चीज़ की एक डार्क साइड तो होती है। तभी वो दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर चले जाता है और बाहर वो वही बंदे कह रहे होते हैं, फाइनली तुमने इतनी हिम्मत तो करी कि तुमने दरवाज़ा खोला, मुझे तो लगा तुम अंदर ही मर गए। तभी एक और जना कह रहा होता है, तुमने कितना बड़ा क्राइम करा है, अब तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुम अपने फेलो ब्रदर्स के पास नहीं आए यहाँ सेक्ट में आने के बाद ग्रीट करने के लिए। तभी जांग उनसे कह रहा होता है, मुझे तो लगा यहाँ पे बस फ्लाइंग क्रीचर्स होते हैं, इमोर्टल सेक्ट के स्पिरिचुअल बीस, लेकिन यहाँ देख के पता चल रहा है यहाँ तो खाली खाली फ्लाइज हैं। मतलब ये कह के उनका मजाक उड़ा रहा होता है। ये सुनने के बाद वो बंदा गुस्सा करते हुए कह रहे हो, अगर तुम सेक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना, तुम्हें मानने के लिए। तभी एक जना उन्हें रोकते हुए कह रहा होता है, अगर तुम हमसे ऑनेस्टली अपोलोजाइज करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है, तुम्हें जो भी कहना है सीधे सीधे कहो, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो, और वैसे भी तुम मेरे कल्टिवेशन में दिक्कत कर रहे हो। तभी हमें मोटे को दिखाते जो उससे कह रहे होते, तू अभी भी बॉर्न हुआ है और तू चाहता है तू इतनी जल्दी डेड बेड पे आ जाए, जल्दी से अपनी नीज पे आ जा और हमसे माफी मांग। ये सुनने के बाद जांग उससे कह रहा होता है, मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यही मार्शल आर्ट टेक्निक चाहिए जो सीनियर सिस्टर ने मेरे को दी थी। ये कहते हुए वो टेक्निक निकाल देता है। ये देखने के बाद वो बंदे खुश होते हुए कह रहे होते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये एक एडवांस टेक्निक है जो गोल्डन कोर स्टेज से पहले सीखी जाती है, और तुम जैसा पुअर बंदा इसे कैसे मास्टर। और गाइस जो इसके ऑथर है वो कह रहे हैं अब इस सेक्ट का नाम जेड स्पिरिट सेक्ट से चेंज होके बाइक्विन सेक्ट हो गया है, ताकि आगे के और जो उनमें से नाम किसी को मिल सके। तभी हमें वो बंदों को दिखाते हैं जो टेक्निक को देखने के बाद अपने मुंह से लार टपका रहे होते हैं, और उनमें से मोटा कह रहा होता है, जल्दी से हमें दे दो, इसके बाद जो बाइक्विन सेक्ट है उसमें हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनने के बाद जांग उनसे कह रहे होते हैं, तुम बिल्कुल भी जो वाइल्ड लोग हैं उनसे डिफरेंट नहीं हो, क्योंकि अगर तुम उन्हें कुछ खाने के लिए दोगे तो भी ऐसी हॉनेस्ट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो लोग गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं, लगता है तू अपनी मौत की तलाश में। तभी एक और बंदा कह रहा होता है, आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। तभी एक बंदा जांग के सामने आते हुए उन्हें रोकते हुए कह रहा होता है, प्लीज अभी यहाँ पे रुक जाओ, और तुम मेरे बारे में तो जानते ही होगे, मैं हूँ QI यून जाओ एल्केमी पवेलियन से, और तुम इसे और डिफिकल्ट मत करो। ये सुनने के बाद वो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, QI यून जाओ इसके बारे में तुमने सुना है। तभी एक और जना कह रहा होता है, ये नया डिसेबल है एल्केमी पवेलियन का। तभी जो तीसरा जना होता है वो कह रहा होता है, मैंने इसके बारे में ऐसा सुना है कि इसका जो टैलेंट है वो 30 साल में पहली बार देखा गया है, और ये इतना टैलेंटेड है कि ये QI के 9th लेवल पे होते हुए फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल की पिल बना सकता है। ये सुनने के बाद जाओ उनसे कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर वांग को इन्हें डिसेबल बनाने का जो फैसला था वो 2 जनों ने ज्वाइंटली लिया था। उनमें से पहली है हमारे करंट सेक्ट की लीडर, और जो दूसरे हैं वो खुद है एल्डर माँ, और तुम्हें एल्डर के डिसीजंस पे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे 1 महीने में कॉम्पिटिशन होगा जिसमें ये सब चीज़ तुम सेटल कर लेना। ये सुनने के बाद वो मोटा शांत हो जाता है। तभी वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, चलो फिर अब हम तुम्हें कंपटीशन में देखेंगे। वैसे भी ये एक यूजलेस पर्सन है, एक मिडिल लेवल के फायर स्पिरिट रूट। तभी QI यून जाओ जांग से कह रहा होता है, हेलो मेरा नाम QI यून जाओ है और मैं डिसेबल हूँ एल्डर वैन का, जो है एल्केमी पवेलियन से। ये सुनने के बाद जांग उससे कह रहे होते हैं, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और क्या तुम्हें डर नहीं है, वो बाद में तुम्हारे लिए ट्रबल कॉज कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जियाओ कह रहे होते हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो छोटे मोटे लोग, इसलिए ट्रबल है वो है उनके पीछे प्रिंस तियान लैंग।
ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी जियाओ से बता रहा होता है वो है प्रिंस तियानलेंग किंगडम के, और उनके अंदर जो ब्लड है वो है सेलेस्टियल वुल्फ का, और वो अभी इनर डिसाइबल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं, यानी कि ट्रू डिसाइबल पे। और वो एक सही में जीनियस है, क्योंकि जब वो 16 साल के थे उन्हें 9th लेवल की क्वेन रिफाइनिंग लेवल तक की कल्टीवेशन कर ली थी। तभी जांग के सामने वो करते हुए कह रहा होता है अगर मैं सही बताऊं तो मेरे मास्टर भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए मुझे अभी होली मेडिसिन चाहिए, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो प्रिंस से निपटने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनने के बाद जांग वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं मेरे पे कोई एलेक्सर है ही नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद कहाँ से करूँ? तभी वो जांग का हाथ पकड़ने के बाद कह रहा हो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, और पहले मेरी बात तो सुन लो। तभी वो हेवनली वुल्फ स्टेट के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ का जो प्रिंस है वो सीनियर सिस्टर जुई को पसंद करता है और उन्हें अपनी कोकोमाइन की तरह देखता है, और तुम्हें सीनियर सिस्टर जुई ने अपनी मार्शल आर्ट दी है जिसे वो छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम अभी डेंजर में हो। ये सुनने के बाद जांग उससे पूछ रहा होता है उनके पास हेवनली ब्लड वुल्फ के ब्लड लाइन कहाँ से आई, मुझे ये मत बताओ कि या कोई मेल या फीमेल वुल्फ के साथ उन्होंने रिप्रोडक्शन करा था। तभी ये सुनने के बाद जाओ डरते हुए कह रहे होते ब्रदर वांग जो तुम्हारे वर्ड्स है उन्हें केयरफुली यूज करो, और वैसे भी जो हेवनली वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है अगर तुम उसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर प्रैक्टिस करोगे तो जो तुम्हारे डिसेंडेंट्स होंगे उन्हें एक ब्लेसिंग मिलेगी कि वो बॉर्न होंगे हेवनली वुल्फ की मैजिकल पावर के साथ, और अगर ये बात स्प्रेड होगी तो सब लोगों को लगेगा कि जो प्रिंस है वो एक कमीना है। तभी ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है वो तुम हो जो उसे कमीना कह रहे हो। ये सुनने के बाद जियाओ डरते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर वांग मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं ही गलत था। तभी उसे एक पीस देते हुए कह रहा होता है यह एसेंस है मिस्टीरियस आयरन ओर का, और इसे मेरी माफ़ी के तौर पे ले लो, और जो ये बात है इसको सीक्रेट रखना। तभी हमें जांग को दिखाते जैसे वो पत्थर को पकड़ता है उसके सिस्टम विंडो में मैसेज आता है कि उसे एक और मटेरियल मिला है प्लांट में, इन्हें सिंक्रोनाइज कराना चाहते हैं। तभी हमें जांग को दिखाते जो जाओ से कह रहा होता है चलो फिर अब मैं तुम्हें कोई भी पर्पसली हार्म नहीं करूंगा। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसे किसके साथ सिंक्रोनाइज कराऊं। तभी उसे नट्स की याद आती है और वो उनके ऊपर उसे डालता है। तभी वो इवॉल्व होकर बन जाते हैं मिस्टीरियस ब्लैक आयरन ओर के एसेंस नट्स, और इनकी जो डिफेंस की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि अब ये 9 लेवल के क्यूए रिफाइनिंग वॉरियर के भी डैमेज को आराम से रोक सकते हैं। ये देखने के बाद खुश होते अपने मन में सोच रहा होता है इस इतने छोटे एसेंस की मदद से मेरे जो प्रॉफिट था वो 100 गुना बढ़ चुका है। तभी वो वापस जियाओ से पूछ रहे होते हैं ब्रदर जियाओ क्या आप पे और है? तभी मैं जियाओ को दिखाते जो वांग से कह रहे होते ब्रदर वांग जो ये मिस्टीरियस ब्लैक आयरन ओर का एसेंस है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि अगर आप इसे अपनी फ्लाइंग सोर्ड पे ऐड करोगे तो जो आपकी फ्लाइंग सोर्ड की शार्पनेस होगी वो 10 गुना बढ़ जाएगी, और इतने छोटे से पीस के लिए मुझे 10 स्पिरिट स्टोन देने पड़े। और अगर मैं एक इनर डिसेबल की मंथली सैलरी की बात करूँ तो वो भी 10 स्पिरिट स्टोन ही होती है। ये सुनने के बाद जंग उससे खुश होते हुए कह रहे होते हैं मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था। तभी जंग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, कल्टिवेटर्स के वर्ल्ड में ऐसे मटेरियल ऐसे ही मिल जाते हैं। तभी वो ब्रदर क्वीन से कह रहे थे ब्रदर क्वीन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था, लेकिन एक दिन माउंटेन के नीचे मरने के कगार पे मुझे एक एलेक्सर मिला जिसे मैंने खा लिया। तभी हमने ब्रदर क्यूआई को दिखा जो ये सुनने के बाद कह रहे मैं जानता हूँ मेरी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये सुनने के बाद जांग कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम्हें पहले से ही पता था मेरे पास एलेक्सर है। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई शर्माते हुए कह रहे होते हैं मुझे माफ़ कर दो ब्रदर वांग, वैसे भी जो मेरे मास्टर है वो मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं, इसलिए मैं उन्हें ऐसी सीरियसली इंजर्ड हालत में नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद जांग कह रहे होते चलो फिर तुमने मुझसे एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट करी है तो सबसे पहले मुझे तुम अपॉलॉजी करो पहले की। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई कह रहे होते हैं ब्रदर वांग आप सही कह रहे हो, मैंने पहले से आपको ऑफेंड करा था और मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सोचा था कि आप नए डिसेबल हो वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के, तो मैंने आपकी विशेष को पूरा करने की सोची, और उसके बाद मैंने जो मेरे पास एक ही था आयरन एसेंस वो मैंने आपको दे दिया। तब वो एक बोतल को बाहर निकालते हुए कह रहा है इसके अंदर है फायर क्यूआई पिल जो फायर स्पिरिचुअल रूट वाले कल्टिवेटर्स की कल्टिवेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करोगे तो जो आपकी ब्रेक थ्रू है उसके चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जांग वो बोतल से पिल निकालते हुए कह रहे होते हैं इसके अंदर तो खाली 5 ही पिल है, तो लंबे टाइम के लिए मैं इनका इस्तेमाल कैसे कर पाऊँ। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई कह रहे होते हैं ब्रदर वांग जो ये फायर पिल है इसको बनाने में जो कॉस्ट आती है वो एक पिल पे आती है आपकी 5 स्पिरिट स्टोन। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है अच्छा मेरा इससे कुछ और मतलब नहीं था, चलो फिर जो हमारी डील थी वो हम उसे पूरा करते हैं। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई खुश होते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर वांग आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और जो आपने एलेक्सर पहले खाया था उसकी जो कुछ चीज़ होंगी वो पार्टिकल्स वो आपके ब्लड में अभी भी होंगे, तो क्या मैं आपका थोड़ा सा ब्लड ले सकता हूं जिससे मैं हीलिंग पिल बना पाऊँ। तभी हमें जांग को दिखाते जो पूरा स्पिरिचुअल सनफ्लावर निकालने के बाद ब्रदर क्यूआई को दे देता है। ये देखने के बाद ब्रदर क्यूआई शॉक होते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर वांग पर क्यों। तभी हमें जांग को दिखाते हैं जो कह रहा होता है क्योंकि मैं सबकी मदद करता हूँ। तभी वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर ब्रदर क्यूआई को देते हुए कह रहा होता है मैंने और लोगों से कहा है कि जो ये स्पिरिचुअल सनफ्लावर है वो मैंने खा लिया है, लेकिन मैंने बस इसकी एक बाइट ही ली थी। तभी जांग अपने मन में सोच रहा हूँ वैसे सही बोल लूँ तो मैंने सही में इस प्लांट की एक ही बाइट ली थी, और उसके बाद मैंने इसे अपने स्टोरेज बैग में हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो प्लांट को देखने के बाद अपने मुंह से लार टपका रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो इनेट स्पिरिचुअल प्लांट है, इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा
प्योर है और इसे बनने में 100 साल लगते हैं और 1 मिलियन में से ऐसा म्यूटेशन निकलता है। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें जांग को दिखाते जो ये सुनने के बाद कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो ये तुम रख लो, वैसे भी तुमने मेरी मदद करी थी। तभी हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो ये सुनने के बाद कह रहे होते हैं अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो जिसकी वर्थ होती वो 10,000 स्पिरिट स्टोन होती, और जब तुमने इसका एक बाइट लिया तो इसकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चली। तभी मैं जांग को दिखाते जो उससे कह रहा होता है तुम इसे ले लो, और वैसे भी तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो और मेरे यहाँ ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है और तुम मेरी मदद भी कर रहे थे और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता हूँ। तभी हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो रोते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर वांग आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तभी वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं मिलिए रुकना, अभी मैं थोड़ी देर। और ये देखने के बाद जांग सोच रहा होता है जो ये बच्चा है यहाँ से भाग तो नहीं जाएगा, वैसे भी इसके आइडेंटिटी में कुछ तो एबिलिटी होगी जिससे मेरी मदद कर पाए। तभी अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहे होते हैं क्या जो मेरी फायर क्यूआई पिल है वो सिंथेसिस हो सकती है मेरे प्लांट्स के साथ। तभी सिस्टम विंडो का मैसेज आता है कि क्या आप यहाँ पे एक मटीरियल डिटेक्टिव है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहोगे। ये देखने के बाद जांग कह रहा होता है मैं इसे खुद कर लूँगा। तभी वो पिल निकालने के बाद एक बीन ब्रदर्स की तरफ तभी वो इवॉल्व होकर बन जाता है एंगी बीन ब्रदर्स। तभी हम इसके कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जो इस बीन ब्रदर का टेम्पर है वो थोड़ा शॉर्ट और ये रोज एक फायर क्यूआई पिल देगा, और जो इसका अटैक है वो एक नॉर्मल ग्रेड के क्यूआई वॉरियर से 1.5 टाइम ज़्यादा है। ये देखने के बाद जांग कह रहा होता है जो एक बीन ब्रदर है वो मुझे रोज एक पिल देगा, और जो उसका अटैक होगा कोई भी डैमेज का उसमें फायर भी इन्फ्यूज होगी। इसका मतलब अगर मुझे कोई भी एलेक्सर मिला तो मैं उसे कितने टाइम भी बना सकता हूँ। ये कहते हुए जो पिल्स होती हैं वो निकालने के बाद अपने सिस्टम विंडो में फेंकते हुए कह रहा होता है सिंथेसिस, और हमें नीचे वो बीन ब्रदर्स को दिखाते हैं जिनमें से जो 5 बीन ब्रदर्स होते हैं वो इवॉल्व होकर बन जाते हैं एंग्री बीन ब्रदर्स। तभी वो वापस पिल निकालने के बाद जांग को दे देते हैं और जांग अपने मन में सोच रहा होता है इनकी बस कॉम्बैट पावर ही नहीं बढ़ी, यहाँ तक कि मुझे रोज ये पिल भी देंगे और मैंने इन पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी वो तो मुझे एक ही सेकंड में रिटर्न होगी, और अब ये फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा पिल बनाएंगे। तभी हमें क्यूआई को दिखाते जो वापस आते हुए कह रहा होता है ब्रदर वांग मैं वापस आ गया और मैं लाइब्रेरी से अपने मेरिट पॉइंट के एक्सचेंज में एक टेक्निक लाया हूँ जो काफ़ी होगी आपको रीपे करने के लिए, फ्लेम एम्परर टेक्निक। और तभी ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई अर्थ ग्रेड की टेक्निक है। तभी ब्रदर क्यूआई हमें बता रहे होते हैं जो टेक्निक होती है वो 4 मेजर रैंक में डिवाइड होती है। सबसे पहले हेवन, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मिस्टीरियस, और जो सबसे नीची रैंक होती है वो होती है येलो। और जो तुम्हें टेक्निक सीनियर सिस्टर ने दी थी वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी, लेकिन तब भी वो खाली मिस्टीरियस रैंक की लोअर ग्रेड की टेक्निक थी। और जो मैं तुम्हें टेक्निक दे रहा हूँ फ्लेम एम्परर बॉडी टेक्निक, और ये प्योरली तुम्हारे फिजिकल मेथड ट्रेनिंग के लिए काम आएगा। और जब तुम इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लोगे उसके बाद तुम्हें एक नई फिजिक मिलेगी फायर स्पिरिट होली बॉडी, और ये स्पिरिचुअल बॉडीज में से एक है। और जब तुम्हें ये मिल जाएगी तब तुम ट्रिगर करोगे हेवन एंड अर्थ के फिनोमेना। और अगर तुम इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ प्रैक्टिस करोगे तब भी ये एक दूसरे से सूटेबल है। तो ब्रदर वांग तुम्हारा जो फ्यूचर है वो इमॉर्टल सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी वो उसे एक ऑक्शन का इन्विटेशन देते हुए कह रहा होता है ये एक ऑक्शन है जो बहुत ज़्यादा सेक्ट ने मिलकर कराया है, और मैंने ऐसा सुना है कि उस ऑप्शन में नेचुरल स्पिरिचुअल फायर मिल रहा है। तो ब्रदर वांग आपको वहाँ एक बार जाके देखना चाहिए। ये सुनने के बाद हमें जांग को दिखाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं बढ़िया बढ़िया ये बहुत ज़्यादा अच्छा सामान है। तभी जांग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर क्या आप मेरे पे एक फेवर कर सकते हो। ये सुनने के बाद हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो कह रहे होते हैं ब्रदर आप मेरे से जो भी कहोगे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे करने की। तभी हमें जांग को दिखाते हैं जो उसे वही टेक्निक देते हुए कह रहे होते हैं जो उसे सीनियर सिस्टर ने दी। प्लीज़ जो तीनों प्रिंस के चमचे हैं उन तक ये टेक्निक पहुंचा देना और न्यूज़ स्प्रेड करना मत भूलना, और इसके साथ उन 3 चमचों को ये भी बताना कि मैं वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ और वहाँ मेरे बचे हुए एलेक्सर्स हैं उन्हें मैं वापस लाऊंगा। ये सुनने के बाद ब्रदर ये खुश होते हुए पूछ रहे होते हैं ब्रदर क्या आप पे और भी ऐसे प्लांट्स हैं। और हमें जांग को दिखाते हैं जिसे ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं हाँ मेरे पे एक से ज़्यादा हैं और मैं आपको ये ट्रबल में डाल रहा हूँ इसलिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो मेरा मैसेज है उन 3 चमचों तक पहुँचा देना और इसके बदले में वापस आने के बाद मैं आपको रिवॉर्ड भी दूंगा। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई खुश होते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर वांग जो आपका बिजनेस है वो मेरा भी बिजनेस है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तभी हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो एक डल स्मेल के साथ कह रहे होते हैं जो ब्रदर वांग है इनका लग तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इन्हें देख के लग रहा है ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है और यंग भी है। इसका मतलब ये फ्यूचर में जाके एक ग्रेट पर्सन बनेंगे और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इनका दोस्त बन के रहूँ। तभी हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग अंगड़ाई लेते हुए कह रहा है फाइनली वो यहाँ से चले गया और जो मॉडल कल्टीवेटर्स का वर्ल्ड होता है ये तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होता है। तभी जंग बैठते हुए अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी जो मुझे सीनियर सिस्टर ने टेक्निक दी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो मेरी ये बॉडी है इसके साथ बहुत ज़्यादा पुअर एट्रीब्यूट्स हैं। इस वजह से जो मेरा फायर एट्रीब्यूट है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बड़ी मुश्किल से एयर में सेंस कर पाता हूँ, तो चलो फिर इसे मैं अपने लक पे छोड़ देता हूँ। तभी जांग सीरियस होते हुए सोच रहा होता है अभी मेरे पे 5 फायर क्यूआई पिल हैं, इसको मैं बाद में अपने बीन ब्रदर्स को खिलाऊंगा जिसके बाद वो रोज मुझे 5 पिल और देंगे और 2 बीन ब्रदर्स को और करने के बाद इवॉल्व मेरे पे टोटल 12 बीन ब्रदर्स होंगे जो मेरे को रोज फायर पिल देंगे। चलो फिर इसकी शुरुआत कल से करते हैं। तभी जंग अपने हाथ में 3 पिल लेते हुए कह रहा होता है और जो ये 3 पिल हैं इसे मैं कल्टीवेशन में यूज़ करूंगा। तभी वो स्क्रोल खोलते हुए कह रहा होता है सबसे पहले तुम्हें एक ऐसा एरिया ढूंढना
होगा, जहाँ पे जो फायर एलिमेंट है वो एक्टिव है। इसकी मदद से जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी वो और ज़्यादा अच्छी होगी और तुम्हें फायर एलिमेंट से अपनी बॉडी को टेम्पर करना होगा, जिससे जो तुम्हारी स्किन, फ्लैश, बोन्स होंगी ये सब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी फायर एलिमेंट। तभी ये पढ़ने के बाद जान कह रहा होता है फाइनली मैं अपने स्पिरिट रूट को अपग्रेड कर सकता हूँ और अपनी बॉडी को बना सकता हूँ फायर स्पिरिट होली बॉडी। लेकिन तभी वो स्क्रोल नीचे फेंकते हुए कह रहा होता है तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं आग के साथ एक हो जाऊं? सबसे पहले मुझे गर्म पानी पीना होगा, उसके बाद तुम मुझे आग में लिटा दोगे? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी वो स्क्रोल को वापस उठाते हुए कह रहा होता है वैसे भी आजकल मुझे ज़्यादा पेन फील ही नहीं हो रहा, चलो फिर मैं इसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मुझे इसके लिए एक परफेक्ट प्लेस भी पता है। तभी वो वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है चलो फिर चलते हैं। तभी हमें वेपन रिफाइनिंग पवेलियन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे बाहर एक गार्ड खड़ा होता है और जांगू से अपना वही एल्डर वाला टोकन दिखाते हुए कह रहा होता है जो वेपन रिफाइनिंग पवेलियन है वो यूज़ करता है अर्थ फायर को मेन सोर्स की तरह इक्विपमेंट्स को रिफाइन करने के लिए। और अगर हम इसे साइड कर लें तो जो स्पिरिचुअल फायर है और स्ट्रेंज फायर है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो इसी फायर का होता है। ये हमें वो गार्ड को दिखाते हैं जो जांग को गाइड करते हुए कह रहा होता है यहाँ पे अंडरग्राउंड फायर फर्नेसेस में कोई भी इंटरफेयर या फिर कोई भी एक्सप्लोजन करेगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अंदर फॉर्मेशन लगा है। और अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कल्टिवेटर्स के लिए होली प्लेस है। तभी मैं जांग को दिखाते हैं जो कमरे के अंदर जाने के बाद फर्नेस को देखते हुए सोच रहा होता है फ्यू यहाँ कितनी गर्मी है और देख कैसा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट है। तभी वो एक फर्नेस के पास बैठने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है सबसे पहले एक फायर पिल को खाओ, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस शुरुआत करनी है जो सीनियर सिस्टर ने मुझे टेक्निक दी थी उससे, उसकी मदद से मुझे फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। उसके बाद मुझे फ्लेम एम्पर टेक्निक से अपनी बॉडी को टेम्पर करना है। तभी हमें जांग को दिखाते हैं जिसका जो मास्क होता है वो इतनी गर्मी की वजह से नीचे गिर जाता है और जांग की पूरी बॉडी जल ली होती है। जांग ये देखते हुए कह रहा होता है ये कितना वायलेंट है, चलो फिर मैं अभी भी प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखूंगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग के पूरे कपड़े फट जाते हैं और जांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये सही नहीं है, जो क्यों रिफाइनिंग स्टेज होती है उसमें तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को अलाउ करना होता है एक सर्कुलर फॉर्म में अपनी बॉडी में फ्लो करने के लिए और जो एयर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए। लेकिन जो मेरे ज़ॉम्बी ईटिंग स्पिरिचुअल सनफ्लावर है इसकी वजह से जितनी भी एनर्जी थी वो एक ही जगह इकट्ठा हो गई है और मैं उसे अपनी बॉडी में फ्लो नहीं करा पा रहा हूँ और जो उसका एक छोटा सा ही हिस्सा है वही फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी में बदला है। ये मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी पे बर्डन डाल रहा है। और जो ये फ्लेम एम्पर टेक्निक है इसकी वजह से जो मेरी पूरी बॉडी है वो बहुत गंदी तरीके से जल रही है और जो मेरी पुरानी ज़िंदगी थी वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी क्योंकि 20 साल तक मैं एक मीडियोकर लाइफ जी रहा था। उसके बाद मैं एक यूनिवर्सिटी में गया जहाँ मेरा फ्यूचर बहुत ज़्यादा असर्टेन था, लेकिन तब भी मैं हैंडसम भी नहीं था और जीनियस भी नहीं था और ये मेरी दूसरी लाइफ है, लेकिन यहाँ भी मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता और मैं ऐसे मरूंगा भी नहीं और जितनी भी डिफिकल्टीज आएंगी उनसे तो मैं कभी भी हारूंगा ही नहीं। तभी वो वापस चिल्लाते हुए कह रहा है अभी बड़ी मुश्किल से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे एक ब्लेसिंग मिली है तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं कभी जाने ही नहीं दूंगा। मैं दुनिया में अपना नाम बनाऊंगा और वापस अर्थ में जाऊंगा और एक इमॉर्टल बनूंगा, सब में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सारे मैन में सबसे ज़्यादा बेस्ट, सारे इमॉर्टल में सबसे ज़्यादा बेस्ट और ऐसे नॉर्मल यूजलेस बीस्ट की तरह तो मैं रहूंगा ही। तभी जंग ऊपर को उंगली करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो गॉड है उसने मुझे एक और चांस दिया है तो इस बार मैं हेवन में भी छेद कर दूंगा। तभी अपने सिस्टम विंडो को बुलाते हुए कह रहा होता है जल्दी से मेरे मैनर को खोलो और डेसोलेटेड एरिया पे स्विच करो। तभी वो वहाँ पे एक पूरी रो में सनफ्लावर को लगा देता है और उसके बीच में आने के बाद कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी मैं वो बच्ची को दिखाते जो इधर उधर छूते हुए उसे लग रहा होता है कि वहाँ पे सनफ्लावर है। तभी वो अपनी जगह से बाहर निकलते हुए कह रही तुम तो मेरे पुराने मास्टर से बहुत ज़्यादा इंफीरियर हो और जब भी तुम किसी को कोई चीज़ दो उससे वापस मत लिया करो। तभी मैं जांग को दिखाते जो सनफ्लावर खाते हुए कह रहा होता है मेरे पास ऐसी फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं। तभी मैं जांग को दिखाते जो एक जोर से चीख लगाने के बाद कह रहा होता है जो स्पिरिचुअल सनफ्लावर है वो ज़ॉम्बी की बॉडी को हील करते हैं, लेकिन जैसे ये हील हो जाते हैं उसके बाद जो ये फायर है ये मुझे और ज़्यादा तरीके से जलाती है। तभी वो आयरन नट को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है सबसे पहले मैं एक बार इसे कंज्यूम करके देखता हूँ और जैसे ही वो उसे खाता है उसकी बॉडी पूरी स्टील जैसी हो जाती है। तभी वो खुश होते हुए मन में सोच रहा होता है ये काम कर रहा है, इसकी मदद से जो मैं अपने हार्ट को भी वापस बर्न कर सकता हूँ और वैसे भी इतनी जल्दी तो मैं मरूंगा नहीं। तभी वो वापस वो ब्लैक आयरन नट्स को निकालते हुए कह रहा होता है इनको वापस सिंथेसिस करो और मुझे और चाहिए। तभी उन्हें खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है जो ये आग है वो मुझे जला रही है और जो ये ब्लैक आयरन है ये मेरी बॉडी के साथ मर्ज हो रहा है जिसकी वजह से जो मेरी बॉडी है वो फोर्ज हो रही है। तभी वो अपने मुंह को साफ करते हुए कह रहा होता है लेकिन ये ज़्यादा काम नहीं कर रहा क्योंकि जो ये मिस्टीरियस आयरन ओर है ये मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा खा लिया है और ये जो मेरी कल्टिवेशन है फायर एट्रीब्यूट वाली उस पर तो कुछ काम ही नहीं करती। सैड होते हुए सोच रहा होता है क्या ये इम्पॉसिबल है एक ज़ॉम्बी के लिए वापस इंसान बनना। जैसे अपने मैनर में दिख रहा होता है वो कुछ देखने के बाद शौक हो जाता है और हमें दिखाते हैं जो उसका डेवरिंग फ्लावर होता है उसके मुंह में जो वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल की स्पिरिचुअल बर्ड थी उसका अंडा होता है। ये देखने के बाद जांग कह रहा होता है ये तो वही बर्ड का अंडा है। भी अपनी टेक्निक में देखते हुए कह रहा होता है जो ये टेक्निक है इसे तुम एक और सीक्रेट मेथड से कर सकते हो, जैसे कि तुम कोई भी फायर एट्रीब्यूट बीस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका टैलेंट होगा वो तुम अपने पास रख सकते हो और इससे जो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड होगी ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी जांगो अंडे को पकड़ते हुए सोच रहा होता है जो ये स्ट्रेंज बीस्ट है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है और जो इसकी मैजिकल पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये क्यूआई रिफाइनिंग के
के यंग वॉरियर के लिए काफ़ी होगा। तभी ये कहने के बाद वो एक्टिवेट करते हुए वो संडे को ब्रेक कर देता है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें जांग को दिखाते हैं जिसकी पूरी बॉडी में फायर लगी होती है। तभी उसके अंदर से एक फिनिक्स निकलता है और वो हवा में उड़ होता है। ये देखने के बाद जांग उसकी गर्दन पकड़ने के बाद उसे भी खा लेता है और तभी वो एकदम से एक जोर की चीख मारता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग वापस अपना मास्क लगाने के बाद कह रहा होता है ये सक्सेसफुल हुआ। उसके सिस्टम स्टेटस दिखाते हैं जिसमें उसका नाम होता है वान फैन और जिसका ज़ॉम्बी टाइप वो इवॉल्व होकर हो गया होता है एलिटी ज़ॉम्बी टाइप और जिसके एट्रीब्यूट होते हैं वो मिडल से हायर ग्रेड का स्पिरिचुअल लूट हो जाता है और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है गोल्डन क्रो ब्लड लाइन में वो हो जाता है 3% और जो उसका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है फायर एम्परर वाला वो हो जाता है 15% और जो उसका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है वो होता है 25% और जो हमें तभी उसकी कल्टीवेशन लेवल पता चलती है जो क्यूआई रिफाइनिंग के सीधे 7 लेवल पे पहुंच जाती है। तभी जान खुश होते हुए सोच रहा होता है अगर मैं अभी अपने सिस्टम पैनल को देखूं तो उसे देख के मुझे पता चल रहा है जो मेरा स्पिरिचुअल रूट है वो इवॉल्व हो गया और जो फायर बीस्ट था उसकी मुझे ब्लड लाइन भी मिल गई और वो पूरी तरह एब्जॉर्ब भी हो गया और मेरी जो एम्परर स्किल थी फ्लेम वाली उसमें भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो ये थी कि जो आयरन ओर था वो मेरी बॉडी ने पूरी तरह एब्जॉर्ब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इनविंसिबल हो गया हूँ लेकिन जो नॉर्मल बुलेट के अटैक होंगे उन्हें तो मैं आराम से सह ही सकता हूँ। तभी जैसे वो कमरे के बाहर निकलता है हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते हैं जो जांग की तरफ आते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर वांग मैं अच्छा तुम यहाँ से गई नहीं हो। तभी वो जांग का हाथ पकड़ने के बाद उसे खींचते हुए कह रहा होता है मेरी तरफ आओ एल्केमी पवेलियन में क्योंकि वहाँ कोई आउटसाइडर अंदर नहीं जा सकता। तभी हमें जांग को दिखाते जो उससे पूछ रहे होते हैं लेकिन हुआ क्या। तभी ब्रदर क्यूआई बता रहे होते हैं तुमने मेरे से कहा था कि जो ये बात है कि तुम हब कलेक्ट करने जा रहे हो ये मुझे फैलानी है लेकिन ये प्रिंस को अभी पता चलेगी और वो गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनने के बाद जांग उसे रोकते हुए कह रहा होता है मेरी बात तो सुन लो और हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो अपने मन में शौक होते हुए कह रहे होते मैं इसे खींच नहीं पा रहा इसकी कल्टीवेशन क्या है। तभी वहां से जाते हुए कह रहा होता है तुमने कहा जो प्रिंस है वो गेट के बाहर है तो तुम्हें ट्रबल लेने की कोई जरूरत नहीं मैं उससे आराम से मिल लूंगा। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई चिल्लाते हुए कह रहे होते तुम वो प्रिंस के लिए कोई मैच नहीं हो जो उसका कल्टीवेशन है वो अभी क्यूआई रिफाइनिंग पे पीक पे है और वो कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है और वो एक जीनियस है और उसे टाइटल मिला है सन ऑफ हेवन का। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है ब्रदर क्यों है आपको अब कुछ कहने की और ज़रूरत नहीं है और मैं अभी अभी इमॉर्टल बनने के रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं भी आपकी तरह डिज़ायर रखता हूँ डाउ हार्ट को सीखने की। और अगर हम ऐसी फाइट से भागते रहे तो हम बाद में कल्टीवेट कैसे करेंगे इसलिए हमें हमारी हर चीज़ लगा के फाइट करनी चाहिए। आज उन्होंने मेरी इंसल्ट करी है कुछ दिनों बाद वो शायद से ये भी कोशिश करें कि वो मेरा एडवांटेज लें। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरी मेन बॉडी है वो वीकली डेवलप कर रही है और तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरूंगा। 3 दिन बाद मैं 180 स्पिरिचुअल एनर्जी को सेव कर लूंगा और इसके एक्सचेंज में मैं लगाऊंगा वाटरमेलन्स और पोटैटो माइंस उसके बाद मैं तुम सबको मार दूंगा। और एक और चीज़ मेरे पास अभी एक बिग किलर वेपन भी है। तभी हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो देखने के बाद अपने मन में सोचे होते हैं ब्रदर वांग। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं ब्रदर वांग भी नहीं डर रही तो मैं क्यों डरूँ। तभी अपनी फ्लाइंग शॉट में बैठने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रहे होते सबसे पहले मैं सेक्ट लीडर को बताऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। तभी मैं सेक्ट लीडर हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ब्रदर क्यूआई लीडर यानी कि जुई के पास आते हुए कह रहे होते सीनियर सिस्टर मैं आपसे कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। तभी हमें जुई को दिखाते जिसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। ये देखने के बाद ब्रदर क्यूआई अपने मन में सोच रहे होते हैं जो सीनियर सिस्टर है वो अभी डील कर रही है सेक्ट के इंटरनल अफेयर्स में तो उनका जो कल्टीवेशन है क्या वो छूट नहीं रहा और जो इनर पर्पल क्यूआई होती है वो अपने आप एनर्जी को रिलीज करती रहती है और अगर तुम उसे रिफाइन करते रहोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट होती रहेगी। तो क्या सीनियर सिस्टर अपनी कल्टीवेशन को कम नहीं कर रही। तभी मैं जुई को दिखाते जो पूछ रही होती है मैटर क्या है। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई कह रहे होते जो प्रिंस है वो अपनी पावर की मदद से एक न्यू डिसेबल से उसके एलेक्जर को छीनना चाहते हैं और वो माउंटेन के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। ये सुनने के बाद हमें जुई को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है ये तो प्रिंस के टाइटल पे सूट भी नहीं करता और वो वैसे भी लोगों को परेशान करता है और उनकी चीज़ें लूटता है और ये सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट करना है तो चलो फिर उसे हम पकड़ते हैं। तभी हमें जुई को दिखाते जो उससे वापस कह रही होती है लेकिन वो डिसेबल का नाम क्या है और जो उसका मेंटोर है वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई कह रहे होते हैं जो जूनियर ब्रदर वांग फेंग है उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया था एक एलेक्जर को खाने के बाद और जो एल्डर माँ है वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के वो कोई और एल्डर की मदद करने गए हैं इसलिए उन्होंने उसे अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया। ये सुनने के बाद हमें दिखाते हैं जुई को जो बिल्कुल फनी तरीके से कह रही होती है चलो उसे एक लेसन सीखने दो और हमें ब्रदर क्यूआई को दिखाते जो उससे कह रहे होते सीनियर सिस्टर अब आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। तभी वो वापस उससे रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा होता है जो जूनियर ब्रदर वांग फेंग है उन पर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं और जो उनके कल्टीवेशन टैलेंट है वो रिमार्केबल है और जो प्रिंस है उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पे कंट्रोल नहीं है। तभी हमें जुई को दिखाते जो उसके पास आते हुए कह रही होती है यून जाओ जो रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है एल्केमी पवेलियन का जिसके पास स्पेशल बॉडी है और उसे टाइटल मिला है एक जीनियस का तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसे रोकने। ये सुनने के बाद ब्रदर क्यूआई कह रहे होते मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी अपनी ब्रेक थ्रू करने की इसलिए मैंने खुद को इंजर्ड कर लिया और वो इंजर्डी अभी तक रिकवर भी नहीं
हुई। हमें तभी ज़्यूई को दिखाते जो ये सुनने के बाद कह रही होती है चलो हम चलते हैं। तभी हमें ज़ांग का सीन दिखाते जो कह रहा होता है सिंक्रोनाइज, और जो उसकी पूरी बॉडी होती है वो ह्यूमन जैसी लग रही होती है और बहुत ऑरा भी रिलीज कर रही होती है। और ज़ांग सोच रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी वो वहाँ से एक जंप मारते हुए कह रहा होता है दो बॉडी होना बहुत ज़्यादा झंझट का काम है, तो चलो फिर अभी मैं अपनी मेन बॉडी के साथ थोड़ा फन करूंगा। तभी वो पेड़ों में कूदते हुए कह रहा होता है कोई मैटर नहीं करता, अगर कोई जीनियस भी होगा मेरी मेरी सैम रेरम वाला तो मैं इनविंसिबल हूँ। और गाइस जितने भी इसके चैप्टर आए थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए और जो आएंगे वो भी कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ एक और चीज़, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप सबका शुक्रिया।